बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। द्रूशी पढ़। अच्छा जी बच्चों, लास्ट हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था अपना जी, ठीक है जी। सो चैप्टर नंबर 0 स्टार्ट करते हैं। वाई वी स्टडी कॉस्ट अकाउंटिंग। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या जी? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है जी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक मैनेजमेंट अकाउंटिंग की समझ नहीं आएगी। ये जो हमने ऊपर ग्रिड्स पढ़े थे, ठीक है, हमारे पास 3 पार्ट ए था जी, पार्ट बी था और पार्ट सी था। ये जो पार्ट सी है ना, ये असल में प्योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ये जो पार्ट सी है, दिस पार्ट सी, ये सारा का सारा, ये जो 4 चैप्टर है ना, 16, 13, 14, 15, ये प्योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तीनों के तीनों, चारों के चारों चैप्टर ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाले चैप्टर है ना, ऊपर वाले पार्ट, ये वाला, ये सारे सारे कॉस्ट अकाउंटिंग है, ठीक है। ये सारे सारे कौन से जी? ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो ये वाले हजरात भी सीए है जी, ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। उसके बाद पार्ट बी जो है, ये भी हमारे पास सारा सारा सीए है, कॉस्ट अकाउंटिंग है। सिवाय इसको छोड़ के मार्जिनल कॉस्टिंग, ये मार्जिनल, सिर्फ इस वाले पोर्शन को छोड़ के, ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग है ना, ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हिस्सा है। ये भी क्या है जी? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हिस्सा है। बाकी सारा कॉस्ट अकाउंटिंग का हिस्सा, बाकी सारा कौन सा हिस्सा जी? कॉस्ट अकाउंटिंग का हिस्सा, ठीक है जी। अच्छा, और यहाँ पर आ जाएं, ये जो टारगेट कॉस्टिंग है, ये टारगेट कॉस्टिंग क्या है जी? ये वाले भाई साहब भी, यहाँ से ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। और बस बाकी सारा हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग है। और ये ग्रुप सी तो सारा ही सारा ये प्योर मैनेजमेंट, ये एमए है जो हमारा सब्जेक्ट है, ये एमए है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ ये है। तकरीबन 16 में से कुल मिला के कोई 6-7 चैप्टर जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बनेंगे। बाकी सारे के सारे कौन से बनने वाले जी? कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो जब तक कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ेंगे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग समझ नहीं आ सकती। इंशाल्लाह ये इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा जी। अच्छा जी, सो वाई वी स्टडी कॉस्ट अकाउंटिंग। भाई कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों पढ़ेंगे? तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों पढ़ेंगे, उसका आंसर एक ही है, टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ बिजनेस। जो बिजनेस है वो जो एक यूनिट बनाती है, वो जो एक यूनिट बनाएगी, वो एक यूनिट जो है वो कितने में बनेगा, बस इसको कैलकुलेट करने का नाम, इसको कैलकुलेट करने का कॉस्ट अकाउंटिंग। कोई आपसे पूछे यार कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, आप कहेंगे किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाना और वो कितने का बन रहा है, इसको कैलकुलेट करना कॉस्ट अकाउंटिंग है। टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ बिजनेस। मिसाल के तौर पर, यह हमने एक मार्कर कितने का बनाया, ये एक कितने का बन रहा है, तो पता चला यार ये एक 50 रुपये का बन रहा है, तो ये कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ बिजनेस है, ठीक है। अच्छा, ये एक मोबाइल कितने का बन रहा है, एक एसी कितने का बन रहा है, एक चेयर कितने की बन रही है, एक बैग कितने के बन रहे हैं, एक शर्ट कितने की बन रही है, एक बाइक कितने की बन रही है, एक चम्मच कितने के बन रहा है, एक प्लेट कितने की बन रही है, इसको कैलकुलेट करने का नाम कॉस्ट अकाउंटिंग है, ठीक है। फिर क्योंकि हमने कैलकुलेट करना है पर यूनिट ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस जो है वो जो एक प्रोडक्ट बना रहा है उसको कैलकुलेट करना, तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि बिजनेस क्या है। ये बिजनेस को आपने 2 जगह पे पढ़ा हुआ, डिटेल में पढ़ा हुआ है। जब आप अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो आप बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, और बिजनेस के सब्जेक्ट में आपने डिटेल में पढ़ा हुआ कि बिजनेस क्या है। तो बिजनेस 3 तरह का होता है जी। अच्छा, सबसे पहले था बिजनेस क्या होता है। सीधी सी जनरल डेफिनेशन है, हर वो काम बिजनेस है। क्या जी? हर वो काम बिजनेस है जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना है। जो मर्जी काम कर लो, अगर उसका मकसद प्रॉफिट कमाना है वो आपका बिजनेस है। ये बिजनेस की डेफिनेशन है, जेन्युइन वाली, आसान लफ्जों में, ठीक है जी। बाकी इंग्लिश के दाएं बाएं जुमले आगे पीछे सेट कर लो, पर मेन क्रक्स क्या बिजनेस का? हर वो एक्टिविटी बिजनेस है जिसको करने का मकसद प्रॉफिट है। मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि प्रॉफिट कमा रहा हूं, ये आपका बिजनेस है। जूते सी रहा हूं, क्यों सी रहा हूं? प्रॉफिट कमाना है, बिजनेस है। कपड़े सी रहा हूं, क्यों सी रहा हूं? प्रॉफिट कमाना, बिजनेस है आपका। मोबाइल बेच रहा हूं, क्यों बेच रहा हूं? प्रॉफिट कमाना, बिजनेस है आपका, ठीक है जी। इदारा चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, सीए फर्म चला रहा हूं, कॉलेज चला रहा हूं, क्यों चला रहा हूं? प्रॉफिट कमाना, बिजनेस है। डन जी। बिजनेस 3 तरह का जी। ट्रेडिंग जी, ट्रेडिंग वाले क्या करते हैं? चीजें खरीद के बेचते हैं जी। मैन्युफैक्चरिंग वाले क्या करते हैं? चीजें बना कर बेचते हैं। और सर्विसेज वाले क्या करते हैं? सर्विस सेक्टर प्रोवाइड करते हैं।
इस पूरे हमारे वाले सिलेबस में तकरीबन शायद 10% हम ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में शायद पढ़ेंगे, 10% जो है वो ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, 5% शायद सर्विस सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। रिमेनिंग कितना बन गया जी? रिमेनिंग कितना बच गया जी? 85%। सो 85% किसके बारे में पढ़ने वाले? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। हमारा जो सब्जेक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट है। हमने सारी जो बातें करनी है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अकॉर्डिंग करनी है। क्लियर है जी? हमने सोच रहे भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अकॉर्डिंग है जी, और सोल्यूशन भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अकॉर्डिंग बनाने हैं। तो हमारा जो मेन रेलिवेंट एरिया वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस में कोई फैक्ट्री की जरूरत नहीं होती, ऑब्वियस बात है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए हमें फैक्ट्री चाहिए होती है, और सर्विस बिजनेस के लिए भी कोई फैक्ट्री नहीं चाहिए होती। वो लिखा हुआ खैर क्रॉस करते हैं इसको, ठीक है जी। कोई इंस्टीट्यूट चाहिए होगा, कोई बिल्डिंग चाहिए होगी, ठीक है जी। ट्रेडिंग बिजनेस की एग्जांपल आपको पता है, मैन्युफैक्चरिंग की पता है, सर्विस की पता ही है, तो बच्चों वाली बातें हैं, ठीक है जी। लास्ट बात जो यहाँ से समझाने वाली है, ट्रेडिंग बिजनेस में इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट। एक मोबाइल या एक बॉल पॉइंट है मेरे पास, उसकी कॉस्ट क्या है? बड़ी आसान भाई, वो कितने का खरीदा? 100 रुपये का खरीदा। लो जी, कॉस्ट कैलकुलेट होगी, कोई टेंशन वाली बात है जी। 100 रुपये को खरीदा, उसको सारे लाने के खर्चे मिला लो के 100 रुपये पड़ गया मुझे, तो 100 रुपये मेरा क्या हो गया? कॉस्ट हो गई। कितने का बेच दिया जी? सोल्ड कितने का बेच दिया जी? 120 का बेच दिया। और ये मैंने अपडेट किया था, क्यों नहीं हुआ ये? अच्छा, तो यहाँ से रेवेन्यू है, दैट्स अ प्रॉफिट। आपके पास शायद प्रॉफिट वाला पेज होगा, हाँ वो मैंने चेंज कर दिया था। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना आ गया जनाब? 20 का। सीधी सी बात है, कोई मसले वाली बात नहीं है। सर्विस सेक्टर में भी इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है भाई। हमारे पास एक स्टूडेंट के ऊपर कॉस्ट कितनी आ रही है, ये कैलकुलेट आराम से किया जा सकता है। हॉस्पिटल वाले एक पेशेंट के ऊपर कॉस्ट कितनी आ रही है, कैलकुलेट किया जा सकता है। बार्बर है जी, कोई एक बंदा कटिंग करवाने आ रहा है, उसके ऊपर कितना खर्चा आ रहा होगा जी, वो इजीली कैलकुलेट कर सकता होगा, उससे कुछ पैरामीटर सेट किए होंगे। क्लियर? जितना भी रेवेन्यू होगा उसमें से एक्सपेंस माइनस करेंगे, तो सर्विस सेक्टर का भी हमारे पास प्रॉफिट कैलकुलेट इजीली हो सकता है। इसमें भी कोई खास टेंशन वाली बात नहीं है। मसला आता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मैंने एक शर्ट बनाई है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मैंने शर्ट बनाई है। इस एक शर्ट को बनाने में कितना खर्चा आया होगा, ये कैलकुलेट करना आसान नहीं है। ये बहुत डिफिकल्ट है। आपको लग बता जाएगा इसके। इस शर्ट को बनाने के लिए बताएं, मोटे बताएं क्या खर्चा आया होगा। सबसे पहले सर शर्ट बनानी है, सर कपड़ा खरीदना पड़ेगा। कपड़े के बगैर शर्ट देखिए कभी? कपड़े के बगैर शर्ट नहीं, वो शर्ट ही नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल तो चाहिए होगा, दैट इज द क्लॉथ। तो शर्ट बनाने के लिए तो आपने कहा कि सर कपड़ा चाहिए। हमारे सब्जेक्ट में इस कपड़े को कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल। क्या कहेंगे जी? डायरेक्ट मटेरियल। ये चाहिए होगा, ओके ठीक है, कपड़ा आ गया। आप क्या करेंगे जी? ऑब्वियस बात है, टेलर के बगैर तो कपड़ा जो है शर्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। सो वी नीड लेबर। इस लेबर को हमारे सब्जेक्ट में टेक्निकली क्या कहते हैं? डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर क्या होती है? वो डायरेक्ट लेबर वो अगेन चलो हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। डायरेक्ट लेबर वो लेबर होती है जो डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, जो खुद चीज़ों को बना रही होती है, उसको डायरेक्ट लेबर कहते हैं। अच्छा जी, बेबा कपड़ा आ गया जी, और मेरे पास लेबर भी आ गई। कपड़ा है, इमेजिन करना है, कपड़ा है और लेबर है। मान लें ये क्या है जी? कपड़ा है, रॉ कपड़ा है, ये कपड़ा जी, और ये है लेबर है जी। दो चीज़ें आपने कहा था, दोनों के दोनों आ गई जी। तो क्या ये और ये मिलके इज इक्वल टू शर्ट बन गए होंगे? क्या ये और ये दोनों मिलके शर्ट बन गए होंगे ना? हाँ, कैसे? सोचो, मैं आपको एक कपड़ा दे दूं, मैं आपको कपड़ा दूं और मैं आपको कहूं कि कपड़े को शर्ट में कन्वर्ट कर लें, हाथों से काटेंगे? नहीं, स्टिचिंग कैसे करेंगे? नहीं, कैसे करेंगे? आपने खुद ही कहा दिस प्लस दिस इक्वल टू शर्ट, तो करके बताएं शर्ट कैसे बनती है फिर? क्या कपड़ा और लेबर और शर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा? ना 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 ना, कैंची चाहिए होगी, हाँ, स्टिचिंग मशीन चाहिए होगी। और स्टिचिंग मशीन किससे चलेगी जी? बिजली से चलेगी जी, तो बिजली भी चाहिए होगी। क्या ख्याल है? इसका मतलब ये है कि हमें
क्लॉथ चाहिए, लेबर चाहिए, प्लस इसके अलावा हमें अदर एक्सपेंस भी करने पड़ेंगे। वो जो अदर एक्सपेंस है उसको टेक्निकली कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि हमने एक शर्ट तो बनाकर नहीं बेचनी ना, थाउजेंड्स ऑफ शर्ट्स बनानी है जी। थाउजेंड शर्ट्स बनाने के लिए छोटा मोटा सेटअप तो लगाऊंगा ना, कोई 5 मरले का एरिया देख लूंगा, वहां पे कोई ना कोई मशीन तो होगी, उस कमरे का खर्चा तो आ रहा होगा, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, क्यों क्या कहते हैं जी, ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है जी, एक्सपेंसेस। ओवरहेड का मतलब होता है एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ना हो। मटेरियल और लेबर के अलावा शर्ट बनाने के ऊपर जो जो खर्चा आएगा उस खर्चे को हम ओवरहेड कहते हैं। हाँ, ये हम इनडायरेक्ट मटेरियल में लेके जाएंगे और वो एफओएच में जाएगा। ये इंशाल्लाह आगे चल के बात करेंगे हम इसके ऊपर। अब इसी में कह रहा हूँ कि कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अच्छा, आगे ये कैलकुलेट करना क्यों मुश्किल है जी? मटेरियल, एक शर्ट के ऊपर कितना मटेरियल लगेगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। फॉर एग्जांपल एक अडल्ट बंदा है जी, उसके ऊपर पता नहीं 5 मीटर कपड़े या 4-5 मीटर कपड़ा लगता है, तो 1 मीटर कितने का आता है? मान लें 100 रुपये का, तो 5 मीटर कितना आएगा? 500 रुपये का। तो पता चल गया यार 500 रुपये के ऊपर कपड़ा, एक शर्ट के ऊपर 500 रुपये का कपड़ा लग रहा है, पता चल गया मुझे। लेबर का जी तू कितने पैसे लेगा? उसने कहा मैं 1000 रुपये लूंगा, तो 1500 तो सीधे सीधे ही हो गया। मसला किसका आता है? इनका आता है, इनका आता है। ये सबसे ज्यादा तंग करते हैं, ये सबसे ज्यादा तंग करते हैं, एफओएच, ये सबसे ज्यादा तंग करते हैं। एक शर्ट बनाने के ऊपर कितना धागा लगा होगा ये इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते। अच्छा, हमारी जो बिल्डिंग है वो रेंट की है, हमने 50,000 का रेंट दिया, तो एक शर्ट के ऊपर रेंट कितना आएगा ये कैलकुलेट करना आसान नहीं है। बिजली का बिल आ गया जी, बिजली का बिल कितना आ गया हमारा? 1 लाख रुपए आ गया। अब 1 लाख रुपए में एक शर्ट बनाने के ऊपर कितना बिजली का एक्सपेंस आएगा, तो ये इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी टैक्स दे दिया, कितना प्रॉपर्टी टैक्स? नहीं। मशीन जो यूज कर रहे हैं, आपको पता है मशीनरी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है जी, उन्होंने डेप्रिशिएट होना जी, उनका डेप्रिशिएशन एक्सपेंस, एक शर्ट बनाने पर कितना मशीन की डेप्रिशिएशन उसको चार्ज करूं, तो ये इजीली कैलकुलेशन नहीं है। तो हाँ, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक यूनिट बनाने के ऊपर कितना खर्चा आएगा इसको कैलकुलेट करना आसान नहीं है। तो हर एक के ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। इस मटेरियल के ऊपर हमने 2 चैप्टर पढ़ने हैं, लेबर के ऊपर हमने 1 चैप्टर पढ़ना है, ओवरहेड के ऊपर पूरा 1 चैप्टर पढ़ना है। इन तीनों के ऊपर एक पूरा पूरा चैप्टर। डन जी, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। कोई सवाल है यहां से? अच्छा, आगे जनाब आ गया। अकाउंटिंग 2 तरह की होती है। अकाउंटिंग कितनी तरह की होती है? ब्रॉडर टर्म में 2 तरह की अकाउंटिंग होती है। एक को क्या कहते हैं जी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या होता है? क्लासिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस को क्लासीफाई करना। क्लासीफाई करने का मतलब क्या है? कौन एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है जी, ठीक है जी। और रिकॉर्डिंग करना, उनको रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। वो बुक कीपिंग होगी जी, ठीक है, जिसमें आप सारे जर्नल बनाएंगे आप, ठीक है जी, लेजर शेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंसेस बनाएंगे। ये सारा करने का मकसद क्या है? ताकि क्या करें जी? टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस, ताकि हम क्या करें? बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकें। तो बिजनेस की कितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं? 5। कितनी होती हैं जी? 5। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स टू द अकाउंट। तो ये 5 हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है। तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर ले तो ये हमारी क्या बन जाती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या बनती है जी? हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और अगर किसी को आम लफ्ज़ों में बताना यार फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, पैसों के आने को रिकॉर्ड कर लो, पैसों के जाने को रिकॉर्ड कर लो, सो दैट्स अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लियर हो गया? ये सादी सादी लफ्ज़ों में पैसे के आने और जाने को क्या करते हैं जी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है जी। और टेक्निकली ये मैंने आपको सारा बता दिया। फिर दूसरी अकाउंटिंग कौन सी होती है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमेशा कंबाइन वर्ड यूज होता है। हमेशा क्या यूज होता है जी? कंबाइन वर्ड यूज होता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमेशा क्या रहता है जी? कंबाइन रहता है, ठीक है जी। ये दोनों अलग नहीं होते। पहले हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, फिर हम क्या पढ़ते हैं जी? मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हैं। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, मैंने आपको शुरू में थोड़ा सा बता दिया था। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? मेथड्स एंड टेक्निक टू कैलकुलेट क्या जी? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ बिजनेस। कहता है बिजनेस जो एक यूनिट बना रहा है वो एक यूनिट कितने का बनाएगा इसको कैलकुलेट कर लो बस।
मैंने बॉल पेन कितना का बनाया? 50 का बनाया। मैंने मोबाइल कितना का बनाया? 15,000 रुपये का बनाया। मैंने एक चेयर कितने की बनाई? 2,000 की बना ली। तो बिजनेस एक यूनिट कितने का बना रहा है, इसको कैलकुलेट करने का नाम क्या है जी? इसको कैलकुलेट करने का नाम क्या है जी? कॉस्ट अकाउंटिंग। अब बताएं कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है जी? एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट कैलकुलेट करना, एक यूनिट की कॉस्ट को कैलकुलेट करना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। चलो बताएं क्या कॉस्ट अकाउंटिंग? एग्जाम्पल से समझाएं। ठीक है, और बोलते रहे 2-3 एग्जाम्पल दें। एक चेयर को बनाने की कॉस्ट, एक किताब को बनाने की कॉस्ट, एक बैग को बनाने की कॉस्ट, एक शर्ट को बनाने की कॉस्ट। बस समझ लगी? ओके। कॉस्ट अकाउंटिंग में टेंशन। अच्छा, हम क्यों कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं? भाई कॉस्ट का पता चलेगा तो सेल प्राइस सेट करेंगे। क्या ख्याल है? मतलब ये मैं 50 का बेचना चाहता हूँ, ये मुझे कैसे पता चलेगा मैं 50 का बेचूंगा? पहले मुझे ये तो पता चलना चाहिए मैं खुद बना कितने का रहा हूँ। तो मान ले मैंने ये तय किया कि यार मैं 10 रुपये हर बॉल पॉइंट के ऊपर रखूंगा, 10 रुपये हर बॉल पॉइंट के रखूंगा। 40 का बनेगा, 10 रुपये प्रॉफिट रख के 50 की सेलिंग प्राइस सेट कर दूंगा। और अगर ये 50 का बना, 60 का, 60 का बना तो 70 का, तो प्रॉफिट मेरा वही रह रहा है। तो सेलिंग प्राइस कैसे तय हो रही है? कॉस्ट की बेसिस के ऊपर। भाई जितनी कॉस्ट आ गई उसके ऊपर 10 रुपये रखूंगा और आगे सेलिंग प्राइस तय कर दूंगा। तो कह सकता हूं सेल प्राइस को सेट करने के लिए कॉस्ट का जाना जरूरी है। जब तक कॉस्ट का मालूम नहीं होगा आप सेल सेट नहीं कर सकते। बात समझिए? जज्बात में आके हमने कहा 50 रुपये का बॉल पेंट बेचेंगे और पता चला 49 का तो खुद बन रहा है। अब 1 रुपया प्रॉफिट रखना पड़ेगा वरना मार्केट में रेपुटेशन खराब हो जाएगी। ये तो हम मारे गए फिर तो इसलिए हम पहले क्या करते हैं, अपनी पहले कॉस्ट की वर्किंग करते हैं कि भाई बन कितने की रही है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट उसमें ऐड करेंगे, फिर सेल प्राइस सेट करेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या जी? दोबारा बताएं कॉस्ट अकाउंटिंग क्या? एक यूनिट को बनाने में जो खर्चा होता है दैट्स अ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? एक यूनिट को बनाने के ऊपर जो कॉस्ट आती है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट दी कैलकुलेशन। ठीक है जी, डन जी। अब हमारी दूसरी वाली अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग को हमने अलग कर लिया और आपको पता है हमारे सब्जेक्ट का नाम ये सेकंड वाला है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में मैंने क्या कहा था? जब तक कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग पल्ले पड़ने वाली नहीं है, नहीं पढ़ने वाली। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करते हैं? 2-3 चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं, फिर कंट्रोल करते हैं और फिर डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब अगला सवाल, सर किसको प्लान करें, किसको कंट्रोल करें, किसका डिसीजन मेकिंग करना है? बिजनेस का और उसकी प्रोडक्ट का। 2 चीज़ों को प्लान करना, कंट्रोल करना, 2 चीज़ों के बारे में डिसीजन मेकिंग करना। किसका जी? बिजनेस एंड प्रोडक्ट का। मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट का प्लान क्या करें जी? प्रोडक्ट की प्लानिंग का मतलब क्या होगा जी? हाँ, कौन सी प्रोडक्ट बनाएं? मैं फास्ट फूड रेस्टोरेंट चलाना चाहता हूँ, उससे पहले मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं कौन सा बिजनेस करूँ? क्या मैं फूड बिजनेस कर लूँ, क्लॉथिंग बिजनेस कर लूँ, शू बिजनेस कर लूँ? मैं कौन सा बिजनेस करूँ? स्पेयर पार्ट्स का कर लूँ, जनरल स्टोर ओपन कर लूँ, फार्मेसी ओपन कर लूँ, क्या करूँ मैं? ये मुझे प्लान करना पड़ेगा। तो बिजनेस प्लान कैसे होता है जी? मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है। तो प्रोडक्ट को प्लान करना पड़ता है, उससे पहले बिजनेस की प्लानिंग आएगी। तो सबसे पहले बिजनेस की प्लानिंग आएगी। तो बिजनेस की प्लानिंग में तय हो गया कि हमने फास्ट फूड का बिजनेस करना है, ये बिजनेस की प्लानिंग होगी। तो बिजनेस की प्लानिंग, आफ्टर बिजनेस प्लानिंग द वेरी नेक्स्ट प्लानिंग विल बी द प्रोडक्ट प्लानिंग। अच्छा, प्रोडक्ट की प्लानिंग क्या होगी? हमने कहा ठीक है फास्ट फूड तय हो गया जी। अब फास्ट फूड तो बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ है, क्या हम सिंगल प्रोडक्ट के साथ आए? जैसे कि पिज़्ज़ा हट है, उसी पिज़्ज़ा डोमिनोज है, उसके तकरीबन पिज़्ज़ा ही सेल कर रहे होते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो मल्टीपल फास्ट फूड्स ऑफर्स कर, जैसे KFC हो गया, वो आपको पता है सिर्फ जिंगर रिलेटेड से बर्गर शर्गर कवर किया, वहाँ पे पिज़्ज़े का रिवाज, पिज़्ज़े का सीन नहीं है। मैकडोनल्ड में पिज़्ज़े का सीन नहीं है, वो सिर्फ बर्गर्स, फ्राइज और चिकन के ऊपर जो है, फ्राइड चिकन के ऊपर उनका सारा फोकस है, ठीक है। और कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि पिज़्ज़े के साथ बर्गर भी ऑफर कर रहे होते हैं, वो मल्टीपल जो है वो फूड आइटम सेल कर रहे होते हैं। अब हमें प्रोडक्ट की प्लानिंग करनी है, कौन सी प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। ये प्लानिंग समझ लगी? ओके। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? कैसे?
बिजनेस को कैसे कंट्रोल करेंगे? ये प्लानिंग इसमें आ जाएगा। एम्प्लॉयज कितने हायर करने बिजनेस की प्लानिंग है। मैं कितने हायर करूंगा, मैं कितने किस एम्प्लॉयज को क्या सैलरी पे करूंगा, प्लानिंग है। ये सारी मेरी प्लानिंग है। ये सारी कितने बंदे रखूंगा, कौन सी प्रोडक्ट बनाऊंगा, सेलिंग प्राइस क्या रखूंगा और प्रॉफिट कितना रखना है, ये सारा मेरे प्लानिंग का हिस्सा है। कंट्रोलिंग में क्या आएगा? क्या जी? मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट को कंट्रोल करना है? नहीं नहीं, मैनेजमेंट ने तो पूरे के पूरे बिजनेस को कंट्रोल करना है। कंट्रोलिंग में क्या आएगा? बिजनेस के और प्रोडक्ट के कंट्रोल में क्या आ सकता है? सोचो सोचो सोचो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है, बस सोचने का नाम है। बस सोच लिया तो बस सब्जेक्ट आ गया। बस कंट्रोल करना है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात, जबरदस्त, छा गया यार। ये सही है, क्योंकि ऊपर हम ये पढ़ के रहे हैं कि हमने पर यूनिट ऑफ बिजनेस की कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो कंट्रोल किसको करना है? उसकी कॉस्ट को करना है, कि कॉस्ट ऊपर ना निकलती जाए, कॉस्ट बढ़ती ना जाए। क्या लेबर चीजें जाया कर रही है? क्या बिजली एवं जाया हो रही है? क्या मशीनें चलती जा रही लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रही है? डिपार्टमेंट मुफ्त के खर्चे करी जा रहे हैं। तो हमने कहा यार चल क्या रहा है, ये पैसे इतने नहीं आ रहे, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम कंट्रोल करेंगे, हम बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेंगे। और हमारे सब्जेक्ट में हमने किसको कंट्रोल करना है? हमने कॉस्ट को कंट्रोल करना है। हमने कॉस्ट को कंट्रोल करना है, इनएफिशिएंसीज को कंट्रोल करना है, हमने कॉस्ट को कंट्रोल करना है, इनएफिशिएंसीज को कंट्रोल करना है, वेस्टेज को कंट्रोल करना है। हाँ, इनको हमने कंट्रोल करना है जी। ठीक है जी, इनको हमने कंट्रोल करना है। डिसीजन मेकिंग में आ जाए जी, डिसीजन मेकिंग में आ जाइए। हाँ जी, अब बोलें जरा। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग दो तरह की होती है, एक शॉर्ट टर्म की और एक लॉन्ग रन की। तो शॉर्ट रन क्या, लॉन्ग रन का, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ना हमने पढ़ना है। हमारी जो सारी के सारी जो डिसीजन मेकिंग होगी हमारे वाले कोर्स में, वो हम सिर्फ शॉर्ट रन डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ये डिसीजन मेकिंग आपको पता है, पार्ट सी है मेरा डिसीजन मेकिंग वाला। ये मैंने आपको बताया था लास्ट, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाले भाई साहब, ये वाले चैप्टर नंबर 15 डिसीजन मेकिंग। और यहाँ से आपको पता है कि 20 नंबर का मैक्सिमम सवाल, 18-20 ये रेंज चलती है। ये जो डिसीजन मेकिंग है ये दो तरह की होती है, या तो शॉर्ट टर्म की या तो लॉन्ग टर्म की। तो हमारे वाले सिलेबस में सिर्फ कौन सी है? शॉर्ट टर्म। तो हम शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग क्या है? शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग क्या? कितने एम्प्लॉयज रखूं, 10, 12, 15, ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। हर एम्प्लॉयज को कितने पैसे देने हैं, अभी दे रहा हूं, उनको बोनसेस कितना देना है, वो आइडल टाइम कितना कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मटेरियल कहाँ से खरीदना है, वेंडर कौन सा होना चाहिए, सप्लायर कौन सा होना चाहिए, ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। क्लियर? किस प्रोडक्ट को बनाना है, किसकी क्या प्राइस है, ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। ठीक है। तो ये सारा हमने क्या करना है? बिजनेस और प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करना है। और डिसीजन मेकिंग में ये भी आ जाएगा कि यार मैं ना 4 प्रोडक्ट के साथ चल रहा हूँ, ABCD, 4 प्रोडक्ट के साथ चल रहा हूँ, मुझे लग रहा है प्रोडक्ट बी जो है वो सही परफॉर्म नहीं कर रही, मीन लोग उसको खरीद ही नहीं रहे। उसका हम माल खरीदते हैं, उसको इतनी मेहनत से बनाते हैं, पर लोग उसको खरीद ही नहीं रहे। तो हम ये डिसाइड करेंगे नियर फ्यूचर कि यार प्रोडक्ट बी को हम शट डाउन कर रहे हैं, अब इसको नहीं बनाएंगे। ये हमने डिसीजन मेकिंग करना है। ठीक है। फिर ये डिसीजन मेकिंग हम करेंगे, ये डिसीजन मेकिंग करेंगे, हमारे पास लिमिटेड फैक्टर है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। जब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो प्रोडक्ट ए को बनाएं, बी को बनाएं, सी को बनाएं, इन तीनों को बनाएं, नहीं बना सकते क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो इन तीनों में से सबसे पहले किसको बनाएं, फिर बाद में किसको बनाएं, फिर बाद में किसको बनाएं, ये डिसाइड करना। क्लियर? फिर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, हमने कहा ठीक है यार ABC तीनों प्रोडक्ट बनानी है, ए और बी तो बना लूंगा, सी के लिए माल बचेगा नहीं, अब क्या करूं? कोई मसला नहीं, सी को यार बाहर से खरीद लेते हैं, ये मेक और बाय डिसीजन हो जाएगा हमारे पास। फिर हमने क्या करना है? प्रोडक्ट बी को बनाऊं या ना बनाऊं, बनाऊं या ना बनाऊं, मीन कंटिन्यू करूं या शट डाउन करूं, ये डिसीजन करना। अब तो कैसे करूंगा? अगर कंटिन्यू करने से फायदा होगा तो कंटिन्यू कर लूंगा, अगर शट डाउन करने से फायदा होगा तो शट डाउन कर लूंगा, तो कंटिन्यू शट डाउन कर लूंगा। ठीक है। फिर हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट आउटडेटेड हो रही है, हमें लग रहा है, तो हमने कहा यार कुछ ना कुछ इसके अंदर न्यू फ्लेवर्स ऐड करते नहीं, इसके कुछ इनोवेशन लेकर आते हैं। अब इनोवेशन करेंगे तो खर्चा आएगा,
अब खर्चा करने के बाद, इनोवेशन करने के बाद मार्केट में बेचूंगा तो ज़्यादा फायदा आएगा तो इनोवेशन कर लूंगा, और अगर कम फायदा होगा तो फिर इनोवेशन भी नहीं करूंगा। सो दैट्स अ फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। तो ये सारे डिसीजन मेकिंग हमने यहाँ पे करने। क्लियर हो गया जी? ये जितने भी मैंने नाम बोले हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के, एक मैंने आपको बोला लिमिटेड रिसोर्सेस, ये डिसीजन मेकिंग का पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम होता है लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर का डिसीजन हम ये पढ़ेंगे। फिर मैंने एक और बोला था कि घर में चीज़ें बना लें या बाहर से बना लें, वो पढ़ते हैं मेक और बाय डिसीजन, मेक और बाय डिसीजन मेकिंग। फिर मैंने एक और नाम बोला था कि प्रोडक्ट को बनाएं या शट डाउन करते हैं, तो कंटिन्यू और शट डाउन डिसीजन। ये डिसीजन मेकिंग में सारे यही वाले जो टॉपिक आज लिख रहा हूँ, ये सबसे तकरीबन एंड पे जाके हम यही वाले टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे, कंटिन्यू और शट डाउन डिसीजन। और लास्ट में जो हमारे पास है वो है फर्दर प्रोसेसिंग, यानी कि फर्दर प्रोसेस करें या ना करें, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, ये हम करेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई चीज़ पूछना चाहते हो? चलें आगे। कॉस्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है जी। हमारा अभी का मेन मकसद क्या है? हमने एक यूनिट को जो बिजनेस एक यूनिट बना रहा है उसको कैलकुलेट करना सीखना है। अब उसको कैलकुलेट करना सीखना है तो उसके लिए हमें कॉस्ट के बारे में जानना पड़ेगा। तो कॉस्ट के बारे में जानने के लिए हमें कॉस्ट क्लासिफिकेशन देखनी पड़ेगी। कॉस्ट की क्लासिफिकेशन यानी कि जो हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर जो कॉस्ट आती है, अब उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले, ठीक है जी, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले। कॉस्ट की क्लासिफिकेशन 4 तरह से होती है, ये याद रखना ज़रूरी नहीं है। यानी कि मिसाल क्या याद रखना ज़रूरी नहीं है कि क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट, क्लासिफिकेशन बाय नेचर, क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर दिमाग ना लगाइएगा। हाँ, क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट होती है। हाँ, इनको याद रखना है कि प्रोडक्ट कॉस्ट और नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है। ये बाय फंक्शन है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। कर लें तो बड़ी अच्छी बात है, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। तो फंक्शन के लिहाज से कॉस्ट 2 तरह की होती है, एक को क्या कहते हैं और एक को नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट कौन सी होती है? विच इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, जो प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा होगा वो कौन सी होगी? प्रोडक्शन कॉस्ट। और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी? ऑब्वियस बात है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं होगा। मुझे ये बताएं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, क्या वो प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा है या प्रोडक्ट को बनाने के बाद का खर्चा? तो बताएं वो प्रोडक्शन कॉस्ट में आएगा या नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में आएगा? हाँ, बहुत अच्छे, वेल डन। एडमिन कॉस्ट के बारे में बताएं क्या? ये ना लिखे, ये कुछ नहीं लिखना, ये इसके ऊपर पूरी एक्टिविटी करवाऊंगा मैं आपको। अब इससे मेरे साथ ज़बानी चलें, ज़बानी इसके ऊपर मैं पूरी एक्टिविटी करवाऊंगा आपको, 25 सवाल करवाऊंगा इसके ऊपर आपको, वो खुद आप आइडेंटिफाई करेंगे। अब इसी मेरे साथ बैठ के कंसेप्ट बना ले। एडमिन कॉस्ट के बारे में क्या ख्याल है? प्रोडक्ट को जब सोच, अच्छा आपने ना, आप जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आपने उसको किताबी नज़रों से नहीं देखना। जो मैं आपसे सवाल पूछूंगा आपने रियलिटी में चल जाना, आप देखना यार जब मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप खुद ब खुद अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, आपको किताबों की जरूरत ही नहीं है। बात समझ आ रही है जी? क्लियर है? मैं शर्ट बना रहा हूँ, शर्ट बनाने में एडमिन खर्चा आएगा? एडमिन खर्चा शर्ट बनाने में नहीं आएगा। शर्ट बन रही है फैक्ट्री में, एडमिन ऑफिस, जो हमारा एडमिन ऑफिस है, ये हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे से पढ़ रहे हैं, हमारे जो खर्चे होंगे ये रिलेटेड होंगे प्रोडक्शन कॉस्ट के, क्योंकि डायरेक्ट जो है मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ उस प्रोडक्ट बनाने में एडमिन खर्चे नहीं आएंगे। एडमिन खर्चे क्या? सैलरी कितनी है, बिल्डिंग का रेंट कितना है, बिल्डिंग का ऑफिस की बिल्डिंग का रेंट कितना है, ठीक है जी, ऑडिटर की फीस कितनी है, हेड ऑफिस में जो हमने प्रिंटर रखा हुआ उस प्रिंटर के ऊपर खर्चा कितना आ रहा है। तो ये खर्च इन सारों का ताल्लुक। अब हेड ऑफिस में जो प्रिंटर पड़ा हुआ, जो प्रिंटर का खर्चा आ रहा है उसका शर्ट से क्या ताल्लुक है? शर्ट का ताल्लुक इससे है फैक्ट्री रिलेटेड जितने खर्चे होंगे, क्लियर? तो फैक्ट्री रिलेटेड जितने खर्चे होंगे, अब फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे कितने होते हैं? 3, मटीरियल, लेबर और FOH।
ये 3 खर्चों का ताल्लुक प्रोडक्शन कॉस्ट से, और चौथा खर्चा इसमें कोई नहीं आने वाला। क्लियर हो गया? वही जो मैंने आपको कहा 3 खर्चे, दैट इज दी बाय एलिमेंट। अब कॉस्ट एलिमेंट के एतबार से कॉस्ट 3 तरह की है, एक मटेरियल एलिमेंट है, लेबर एलिमेंट है, और एफओएच एलिमेंट है। ये तीनों तीन जो हैं दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। ये प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। चेक करें, प्रोडक्शन कॉस्ट मीन जब मैं एक प्रोडक्ट को बनाऊंगा उस प्रोडक्ट में मटेरियल नजर आता है, शर्ट में मटेरियल नजर आता है, शर्ट में लेबर फील होती है कि इसको कोई बनाने वाला होगा, शर्ट के अंदर अदर एक्सपेंसेस होंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे। हाँ, ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट कॉस्ट। इस शर्ट के अंदर ऑडिटर की फी होगी, वो ऑडिट कर रहे हैं, उसकी फी इसमें शामिल करूंगा, वो नॉन प्रोडक्शन में। सेलिंग एक्सपेंस आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आना चाहिए, हेड ऑफिस की बिल्डिंग है उसका इंश्योरेंस एक्सपेंस आना चाहिए। लेकिन फैक्ट्री का रेंट है, क्या वो यहाँ पे आना चाहिए? फैक्ट्री की बिल्डिंग है उसकी इंश्योरेंस है, क्या वो यहाँ पे आना चाहिए? हाँ, वो यहाँ पर आना चाहिए। वो सारा एफओएच की कैटेगरी में जाएगा। ये अभी आस्ता आस्ता और बेहतर होगा। सारे कॉन्सेप्ट आपको 100% शुरू में नहीं आएंगे। शुरू में आपको कुछ परसेंटेज समझ आ जाएगी, कुछ में माइंड कंफ्यूज होगा, वो आगे चल के ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। बस आगे चलते रहे। डन जी। तो एलिमेंट के लिहाज से कॉस्ट कितनी तरह की है? कौन कौन सी? इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है, सारा इससे हम ज़ियारत करा रहा हूँ। नेचर के लिहाज से कॉस्ट कितनी तरह की होती है? डायरेक्ट और बिहेवियर वाइज फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल को टोटल कॉस्ट कहते हैं, और स्टेप फिक्स कॉस्ट ये पहली बार आप पढ़ेंगे। इससे पहले शायद मेरा नहीं ख्याल कि स्टेप फिक्स कॉस्ट आप लोगों ने पढ़ी हुई है। क्लियर है? तो ये बिहेवियर वाइज। अब 1 by 1 क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन ये मैंने आपको करवा दिया वैसे। अब यहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये सारा फ्लो चार्ट है। बिजनेस की टोटल कॉस्ट, अगर आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, बिजनेस की टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उस पर 2 कॉस्ट शामिल होती है, प्रोडक्ट कॉस्ट और नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट। दोनों को जमा करें, बिजनेस की टोटल कॉस्ट बन जाती है। ये टोटल कॉस्ट ऑफ अ बिजनेस बन जाती है प्रोडक्ट को बनाने के लिए। डन जी। क्योंकि प्रोडक्ट को जब बनाता हूं उसके ऊपर प्रोडक्ट कॉस्ट तो आती है, क्योंकि प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब है उसको बनाने की कॉस्ट, और आपको पता है प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको बेचनी भी तो होती है, तो उसको बेचने से रिलेटेड जितने भी खर्चे आएंगे सारे नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट में आएंगे। प्रोडक्ट कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट है जो प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा होंगे, अभी मैंने बताया। एक प्रोडक्ट कॉस्ट में देखें कौन कौन आ रहा है, मटेरियल और लेबर और एफओ, जैसे ही है ये तीनों के तीनों एलिमेंट है कॉस्ट के, और ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, तो आप क्या कहेंगे? मटेरियल, लेबर, एफओएच। चेक करें इसमें कुछ चौथी चीज है? नहीं है। तो हमेशा जब मैं आपसे पूछूंगा बच्चों प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, तो आप क्या कहेंगे जी? मटेरियल, लेबर और एफओएच। ये आपके पास क्या जी? प्रोडक्ट कॉस्ट है। डन जी। अब आते चलते हैं आगे। आपको पता है कि ये ऊपर वाले, ये नीले वाले ऊपर कौन से हो गए? फंक्शन हो गए। मटेरियल, लेबर, एफओएच एलिमेंट हो गए। हाँ, और एलिमेंट की हर एक नेचर होगी। अब पढ़ते हैं मटेरियल। मटेरियल 2 तरह का होता है, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। लेबर भी 2 तरह की होती है, एक डायरेक्ट होती है और एक इनडायरेक्ट होती है। याद रखिएगा, सिर्फ मटेरियल और लेबर ये डायरेक्ट होते हैं, बाकी सारे खर्चे इनडायरेक्ट होंगे। सिर्फ मटेरियल और लेबर वाहिद है जो डायरेक्ट होंगे। ठीक है? एफओएच क्या है जी? सारा के सारा इनडायरेक्ट है। एफओएच इनडायरेक्ट कैसे? इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। शर्ट है, शर्ट में आपको कपड़ा नजर आ रहा है, ये डायरेक्ट है। क्या शर्ट जो आपको नजर आ रही है, क्या ये नजर आता है कि इसको कोई बनाने वाला है? तो लेबर के ऊपर यकीन आता है, लेबर भी है, ये दोनों डायरेक्ट है। उस शर्ट के अंदर आपको बिजली का बिल नजर आ रहा है, बिजली का खर्चा नजर आ रहा है? नहीं नजर आ। वो शर्ट नजर आ रही है, उसका डिजाइन नजर आ रहा है, कलर नजर आ रहा है, बिजली का बिल कहाँ नजर आ रहा है? फैक्ट्री का रेंट नजर आ रहा है, मशीन की डेप्रिसिएशन नजर आ रही है। इसका मतलब मशीन की डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री के इंश्योरेंस, इन सब का ताल्लुक डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। ये इनडायरेक्ट शर्ट बनाने में यूज होते हैं। तो दैट्स वाई जो भी हमारे फैक्ट्री ओवरहेड होंगे वह सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी, क्योंकि वह डायरेक्ट उस शर्ट को बनाने में नहीं लगता।
तो डायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी लगती है? एक कपड़ा होगा तो शर्ट बनेगी, कपड़े के ऊपर कटिंग हो रही, कपड़े के ऊपर डायरेक्ट काम हो रहा होगा, और उस कपड़े को डायरेक्ट काम कौन कर रहा होगा? टेलर कर रहा होगा। तो टेलर और कपड़ा ये दोनों हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट होंगे। इसके अलावा सारी कॉस्ट हमारे पास कौन सी होंगी? इनडायरेक्ट होगी। एक डायरेक्ट कॉस्ट और होती है, वो भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा जी। मटेरियल कौन सा हो गया? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेबर कौन सी होगी? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एफर्ट्स क्या हो गया? हाँ। और ये जो नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट है, जिसमें एडमिन आ गया, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, फाइनेंस कॉस्ट, ये होती ही सारी इनडायरेक्ट है। ये सारी इनडायरेक्ट है। ऑब्वियस बात है, ये जो कपड़ा बेचा होगा, उसको बेचने का खर्चा आया होगा, सेलिंग एक्सपेंस आया होगा, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आया होगा, इसके ऊपर एडमिन कॉस्ट लगी होगी, शर्ट को संभालने में, गोडाउन में, वेयर हाउस में कहीं ना कहीं पड़ी होगी, उसको इन्वेंट्री को संभालना होगा, सारी एडमिन कॉस्ट लगेगी। क्लियर हो गया? अब इसके ऊपर आ रहा हूँ। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है क्या? ये हल्का फुल्का सब मैंने बता दिया, अब इसको डिटेल में देखते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट कॉस्ट क्लियर होगी। प्रोडक्ट कॉस्ट मीन मटेरियल, लेबर, एफर्ट। और नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट क्लियर होगी, ठीक है? मटेरियल, लेबर, एफर्ट के अलावा सारी नॉन प्रोडक्ट है, सारी नॉन प्रोडक्ट है। बस हमने मशहूर ज़माना 3 यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, और नॉर्मली यही हमारे कोर्स में इस्तेमाल होंगे ज़्यादातर। अब चलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आसान वाला। आसान वाला कौन है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है, अदर देन डायरेक्ट कॉस्ट। जो डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट है, जो डायरेक्ट नहीं है वो कौन है? इनडायरेक्ट। तो फिर पढ़ लेते हैं डायरेक्ट कौन है। आइए जरा डायरेक्ट कौन है। डायरेक्ट के अंदर हम 3 बातें देखेंगे। अगर 3 बातें, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स किसी कॉस्ट में पाई जाती हैं तो उसको डिक्लेयर कर देंगे डायरेक्ट कॉस्ट है, अदरवाइज इनडायरेक्ट कॉस्ट है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? स्पेसिफिक टू द प्रोडक्ट। स्पेसिफिक टू द प्रोडक्ट को मैं आसान लफ्ज़ों में समझाता हूं। इसका ताल्लुक डायरेक्ट प्रोडक्ट से है, यानी कि ये प्रोडक्ट में हमें नजर आ रही है। क्या शर्ट बनाने में कपड़ा नजर आ रहा है? इसका मतलब मटेरियल नजर आ रहा है। तो मटेरियल क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। जब शर्ट बन के सामने आती है, क्या किसी बनाने वाले के ऊपर यकीन आता है? इसका मतलब लेबर भी नजर आ रही है, लेबर भी नजर आ रही है। इसका मतलब लेबर भी डायरेक्ट है और मटेरियल भी डायरेक्ट हो गया। पहली वाली पॉइंट के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक टू द प्रोडक्ट, उसका ताल्लुक डायरेक्ट प्रोडक्ट से होगा। फिर सेपरेटली आइडेंटिफाई, ये सबसे तगड़ी वाली ये कह लें कि टेस्ट है। सेपरेटली आइडेंटिफाइबल या ट्रेसेबल टू 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट विद एक्यूरेसी। इसका मतलब क्या? एक शर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा लगता है, अगर तो ये कैलकुलेट हो सकता है एक्यूरेसी के साथ इजीली, तो ये डायरेक्ट है। अगर ये नहीं लग सकता, नहीं कैलकुलेट हो सकता, तो फिर ये डायरेक्ट नहीं है। एक शर्ट बनाने के ऊपर कितना कपड़ा लगता है, क्या इसका मालूम हो सकता है? क्या ये मालूम हो सकता है? ये मालूम हो सकता नहीं है, मालूम होता है टेलर को। टेलर को पता है, हाँ भाई आपने सूट सिलवाना है, हाँ 4 मीटर कपड़ा लगेगा जी, 4.5 मीटर कपड़ा लगेगा जी, 5 मीटर कपड़ा लगेगा। वो बताता ही आपको, बिल्कुल बताता है। बात समझ आ रही थी? मान लो उसने कहा 5 मीटर कपड़ा लगेगा, क्या मार्केट में उस कपड़े का पर मीटर का रेट मालूम हो सकता है? पर मीटर रेट होता है ना, तो मल्टीप्लाई 5 कर लेंगे तो ठीक है, कपड़ा का रेट, एक शर्ट के ऊपर कितना कपड़ा लगेगा हमने एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट कर लिया। तो फिर हम क्लॉथ को क्या डिक्लेयर करेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट करेंगे। ओके। फिर हैविंग सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक वैल्यू। उस शर्ट में सबसे कीमती चीज क्या होती है? कपड़ा। शर्ट में सबसे कीमती चीज क्या होती है? कपड़ा। इसका मतलब कपड़े को हमने टेस्ट किया, वो स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट भी है, वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल भी है, और उसकी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक वैल्यू भी है। तो हमने कपड़े को डिक्लेयर कर दिया ये डायरेक्ट मटेरियल है। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर? अब आपकी पहली बात जो आप मुझसे 2 बार पूछना चाह रहे थे, तो मैंने आपका क्वेश्चन उस वक्त नहीं लिया क्योंकि टॉपिक अभी आया था। धागा। धागे की बात करते हैं। धागा स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट है? हाँ है, बिल्कुल है, स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट है। धागे के बगैर कपड़ा स्टिच नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? पहली वाली कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी हो गई। सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, एक शर्ट के ऊपर कितना धागा लगेगा ये एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। धागे ने बीच रास्ते में हजारों बार, सैकड़ों बार टूटना है ना। और हम वो नलकी थोड़ी हमारे पास, तो वो पूरा की पूरा वो बड़ी वाली नलकी होगी जिससे हम
1000 शर्ट सी देंगे। अब एक शर्ट के ऊपर कितना धागा लग रहा है कौन कैलकुलेट करे? तो ये सेपरेटली स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट तो है, लेकिन ये एक शर्ट के ऊपर कितना धागा लगेगा ये एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। मान लो कर लिया, बड़ा आपने जुगाड़ इतनी नलकी थी, इतना मीटर धागा था, इसमें आपने कर लिया, मैथमेटिक्स लगा लगू के कर लिया आपने, तो कोई नहीं, तीसरी वाली बात पूरी नहीं होगी। धागे की सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है, धागे की सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है, तो लास्ट वाली बात तो वैसे नहीं पूरी हो रही। तो इसका मतलब जो थ्रेड होगा वो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट में नहीं आएगा, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। मिसाल के तौर पर चलिए इसकी और एग्जांपल प्रैक्टिकली देखते हैं। अब शर्ट लेने गए तो दुकानदार का सर छोड़ें कलर को, गोली मारे स्टफ को, धागा चेक करें क्या कमाल का धागा। सर धागे के ऊपर फोकस करें सिर्फ। उसने कहा धागा लेने नहीं आया, मैं क्या लेने आया जी? शर्ट लेने। वही शर्ट का स्टफ चेक करना, उसके डिजाइन चेक करना, ठीक है, स्टिचिंग भी जरूरी है, पर मैं धागा ना चेक करा, मुझे मेन इंग्रेडिएंट तो कपड़ा है, हाँ, सिग्निफिकेंट वैल्यू उसकी है, धागे को मैंने क्या करना? सर धागा चेक करें क्या खूबसूरत धागा लगाया हुआ हमने। बात समझ आ रही? तो थ्रेड क्या होगा जी? इनडायरेक्ट कॉस्ट में निकल जाएगा। मेरी बात समझ आ रही? अभी इंशाल्लाह हम पूरे सोफे का पोस्टमार्टम करेंगे, पूरा सोफे का पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है जी। ये सोफा नजर आ रहा है जी? इस सोफे को, अच्छा ये पहले मैंने लिखता नहीं था, अब मैंने लिखा हुआ है तो इसको हम उड़ा देते हैं। मैंने क्या लिखा हुआ है ना, आपने अपने देखना है, अपने नोट्स के ऊपर देखना है। ये सोफा आपके सामने है, तो बता सकते हैं इसके ऊपर आपको डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या नजर आ रहा है? ठीक है, लकड़ी नजर आ रही है, ट्रे से। अच्छा तीनों को चेक करना है। लकड़ी स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट है, एक सोफे के ऊपर कितनी लकड़ी लगेगी ये कैलकुलेट हो सकता है, इसका मतलब है सेपरेटली आइडेंटिफाइबल ट्रेसेबल है एक प्रोडक्ट के लिए। फिर लकड़ी की सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक वैल्यू भी है, हाँ, तो फिर वुड आ जाएगी हमारे पास डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट? एलिमेंट में देखें डायरेक्ट कॉस्ट में कौन सा एलिमेंट बनेगा? हाँ, मटेरियल, तो वो डायरेक्ट मटेरियल में आएगा। और देखें कोई डायरेक्ट मटेरियल नजर आता हो? कपड़ा, वेल डन। इसका मतलब डायरेक्ट मटेरियल में मुझे एक लकड़ी मिल गई, वुड मिल गई और कपड़ा मिल गया। और इसके अलावा देखिए और कोई चीज मिलती है जी कि बस हाँ, फोम भी तो है, उसकी भी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट वैल्यू है। एक सोफे पे कितना फोम लगेगा, कितने स्क्वायर फीट फोम लगेगा, ये भी सेपरेटली आइडेंटिफाइबल ट्रेसेबल है, कैलकुलेट कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ। तो ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल में कौन मिल गया? वुड, क्लॉथ, फोम। ओके, अब आइडेंटिफाई करें डायरेक्ट लेबर में कौन होगा? डायरेक्ट लेबर होगी इसकी? हाँ, वो डायरेक्ट लेबर होगा। ऑब्वियस बात है, लेबर के बाद तो सोफा वजूद में नहीं आएगा, तो ठीक है, वो लेबर क्यों होगी? कारपेंटर होगा, कोई कारपेंटर होगा। क्लियर हो गया मेरी बात? अच्छा, तो डायरेक्ट कॉस्ट से दो ही कॉस्ट आएंगी, एक कौन सी आएगी? डायरेक्ट मटेरियल और एक डायरेक्ट लेबर। अब एक तीसरी कॉस्ट को भी डायरेक्ट वाली को लेके आने लगा हूं सामने, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पूरे कोर्स में नहीं आएगी, 99% नहीं आएगी, सिर्फ 1% आ जाएगी एक दो जगह पर बस। वरना डायरेक्ट एक्सपेंस हमारी पूरी जिंदगी में नहीं आएगा, ना कभी हम पढ़ेंगे, ना ये कभी सवालों में आ ही नहीं रहा होगा। हाँ, एक आधी जगह सिर्फ आएगा, एक आधी जगह, इसलिए उसका पता होना जरूरी है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या? मान लें हम एक रिनाउंड फर्नीचर ब्रांड का नाम यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेंचाइज। वो रिनाउंड फर्नीचर है, हम उसकी फ्रेंचाइज यूज करें। मान लें कैनवुड एक फर्नीचर का ब्रांड है, हम उसका फर्नीचर जो है उसका नाम यूज कर रहे हैं, और उसके नाम के ऊपर मैं खुद सोफा बनाता हूँ और कैनवुड का छापा लगा देता हूँ। लोग कहते हैं वाह कैनवुड का, लोग अन्य वाह खरीदते, क्योंकि लोगों को मेरे ऊपर यकीन नहीं है, मैं मटेरियल क्या यूज कर रहा हूँ उसके ऊपर यकीन नहीं है, कैनवुड के नाम के ऊपर यकीन। तो मैं कैनवुड के नाम जब लगाता हूँ, लोग कहते हैं सोना ही सोना है, खरीदो, बात ही नहीं करनी, क्वालिटी के ऊपर तो बात ही नहीं करनी। बात समझ आ रही है जी? क्लियर? जैसे आईफोन है जी, आईफोन है, अब लोग कहते हैं प्रोसेसर की तो बात नहीं करनी, तगड़ा प्रोसेसर होगा, ठीक है जी। आईफोन का जो कैमराज होते हैं वो कितने मेगापिक्सल होते हैं? बस 15, 20, 25, इससे ऊपर नहीं जाते वो, ठीक है। हमारे यहाँ तो 500, 200 भी मेगापिक्सल कैमरे चल रहे होते हैं, पर उन सब के मुकाबले में आईफोन का 20 मेगापिक्सल कैमरा तगड़ा होता है, क्योंकि उसने ओरिजिनल लेंस लगाए होते हैं। बात समझ आ रही है? तो हमने ये नाम यूज किया, क्या मैं नाम यूज करने की उसकी कोई रॉयल्टी पे कर रहा हूँ? रॉयल्टी पे कर रहा हूँ? यस और नो? अगर मैं उसको रॉयल्टी पे ना करूं फिर भी कैनवुड का नाम यूज कर सकता हूं? नहीं।
तो रॉयल्टी का मतलब ये मेरा डायरेक्ट खर्चा है, क्योंकि ये खर्चा पे करूंगा तो बिजनेस करने की इजाज़त मिलेगी, यानी कि प्रोडक्शन की इजाज़त मिलेगी। तो फिर ये जो रॉयल्टी है दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। हालांकि ये मटेरियल में नहीं आता, ये लेबर में नहीं आता, लेकिन ऐसा डायरेक्ट खर्चा है जो होगा तो बिजनेस होगा। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं फार्मेसी ओपन करना चाहता हूँ। आपको पता है फार्मेसी ओपन करने के लिए मुझे मेडिकल बार काउंसिल से लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस नहीं मुझे मिला, लाइसेंस नहीं मिला तो क्या मैं फार्मेसी ओपन कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। चल उसका तो लाइसेंस होगा ना, लाइसेंस के बगैर फार्मेसी ओपन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। करूँगा तो पकड़ के ले जाएगी पुलिस मेरी, इलीगल एक्टिविटी। तो लाइसेंस तो ज़रूरी है, मेरा नहीं तो किसी और का सही, पर लाइसेंस तो ज़रूरी है किसी ना किसी बंदे का, ठीक है नी? लाइसेंस नंबर मुझे फार्मेसी पे शो करना होता है, ठीक है नी? तो इसका मतलब लाइसेंस नहीं तो बिजनेस नहीं। तो कह सकता हूँ बिजनेस को करने के लिए लाइसेंस ज़रूरी है, तो लाइसेंस के ऊपर जो खर्चा आएगा दैट्स कॉल्ड दी डायरेक्ट एक्सपेंस। डन जी? हाँ, तो हमने फिर सीखा कि हमारे पास 3 तरह के डायरेक्ट खर्चे आ गए। एक डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा आ गया, एक डायरेक्ट लेबर का खर्चा आ गया और एक डायरेक्ट एक्सपेंस का खर्चा आ गया। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्लियर होगी कौन सी है? और डायरेक्ट कॉस्ट में मटेरियल में क्या आ जाएगा? वुड आ जाएगा, फोम आ जाएगा, क्लॉथ आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर में कारपेंटर आ जाएगा और डायरेक्ट एक्सपेंस में रॉयल्टी और लाइसेंस आ जाएगा। यहां तक कोई मसला? इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या आ जाएगा? ये जो मैं सोफा बनाऊंगा, इस सोफे में ग्लू इस्तेमाल होगी जी? ग्लू इस्तेमाल होगी। ग्लू स्पेसिफिक टू द प्रोडक्ट है पर नजर नहीं आ रही। ग्लू नजर आती है सोफे पे? नहीं। सिग्निफिकेंट वैल्यू है उसकी? नहीं। एक सोफे के ऊपर कितनी ग्लू लगनी है, क्या सेपरेटली एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट कर सकता हूँ? नेवर एवर। पॉलिश के बारे में क्या ख्याल है? थ्रेड के बारे में क्या ख्याल है? नहीं कर सकता। बटन आ जा, बटन स्पेसिफिक टू द प्रोडक्ट है, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है, लेकिन बटन्स की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। बटन की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, सस्ते से बटन आने हैं। मतलब मैं सोफा खरीदने जा रहा हूँ 50,000 रुपये का, दुकानदार का सर छोड़े गोली मारे सोफे को, बटन चेक करें क्या खूबसूरत बटन लगाए हैं, ऐसे बटन आपको पूरी दुबई में नहीं मिलेंगे। बात समझ आ रही है? अब बटन के ऊपर फोकस करें और बटन के ऊपर डिसीजन ले लेंगे सोफा खरीदना है या नहीं खरीदना। तो क्या मैं ले लूँगा डिसीजन? मेन चीज़ है सोफा है, उसको देख रहे हैं। क्लियर है? और हाँ, अगर आपके नहीं सर मेरे एतबार से बटन जो है वो डायरेक्ट मटेरियल में, तो आप ले लें, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। आपका बिजनेस आपकी मर्जी, कर लो ले लो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि लॉ नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग लॉ नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये इंटरनल कैलकुलेशन ऑफ अ बिजनेस है। अगर आपको लग रहा है कि बटन को डायरेक्ट लेना चाहिए मटेरियल के तौर पे, तो आप ले लें, कोई आपको गलत नहीं कह सकता, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग ये हर एक की अपनी कैलकुलेशन होती है, इसमें लॉ नहीं कहता। जैसे IFRS है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते, यू हैव टू फॉलो द IFRS या IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, या इन दोनों को फॉलो करोगे। आगे नहीं है, मैंने अपना फ्लेवर ऐड करना है, चल भाग जाए यहाँ से, नहीं तो फिर IFAC का मेंबर बन, फिर उसमें अमेंडमेंट कर, फिर अपनी मर्जी चला ले, और फिर वो इंटरनेशनल मर्जी बन जाएगी। तो आपको लग रहा है कि बटन डायरेक्ट होना चाहिए तो ले लें, कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल ने भी कॉस्ट में ऐड होना है, इनडायरेक्ट मटेरियल ने भी कॉस्ट में ऐड होना है, होना दोनों ने कॉस्ट में ऐड है। क्लियर हो गया जी? इनडायरेक्ट लेबर में कौन आ जाएगा? हेल्पर, वो जो छोटू होगा ना, हर उस्ताद के साथ एक छोटू होता है ना, चल छोटू वो फड़ा दे, और मशीन में नल की पा दे, ठीक है जी, मशीन चला दे, जरा ऑन कर दे, और जरा कपड़ा फड़ा दे मैंने, ठीक है जी, हेल्पर होगा। और सुपरवाइजर, ये दोनों इनडायरेक्ट है। क्या सुपरवाइजर शर्ट बनाएगा? कब इस सोफा सुपरवाइजर सोफा बनाएगा तो डायरेक्ट होगा या? वो जो छोटू होगा वो सोफा बना रहा होगा? नहीं, स्वीपर भी होगा वहां पे, होगा क्या? स्वीपर भी सोफा कहेगा तो थक गया, बाकी इंशाल्लाह सोफा मैं बना लेना, करेगा स्वीपर? नहीं। अच्छा, गार्ड कहेगा देखें आपको देख के मैं ट्रेन हो गया, अब बाकी इंशाल्लाह सोफा मैं बनाता हूँ, गार्ड कहेगा। तो गार्ड सोफा बनाएगा? जो सोफा बनाएगा वो डायरेक्ट लेबर है। लेबर का मतलब क्या? काम करने वाला। फैक्ट्री में तो काम करने वाले बड़े लोग होंगे, ढेर सारे लोग होंगे, उनमें से डायरेक्ट कौन होगा? जो प्रोडक्ट बना रहा होगा। बाकी सारे इंसान कौन होंगे? इनडायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में आएंगे, जिसमें सुपरवाइजर आएगा, गार्ड आ जाएगा, स्वीपर आएगा, क्लीनर आ जाएगा, हेल्पर्स आ जाएंगे। डन जी? और इसके अलावा ऑल अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री का रेंट, ये हमारे पास
इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्लियर हो गया। इनमें से देखना कोई सवाल पूछने वाला है? सर इनडायरेक्ट लेबर में सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ पूछो। शर्ट 2-3 स्टेप में बन रहा है, वो टेलर वो सी रहा है, दोनों डायरेक्ट, सारे डिपार्टमेंट के डायरेक्टली, मैं समझ गया। कटिंग डिपार्टमेंट जो कटिंग करने वाला है, जो कैंची से कटिंग शटिंग कर रहा है, वो डायरेक्ट लेबर है। स्टिचिंग डिपार्टमेंट में लेबर बैठी है जो उस कटिंग किए हुए कपड़े को स्टिच कर रही है, वो डायरेक्ट लेबर है। हाँ, डायरेक्ट लेबर वो होगी जो प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ होगा। जो बटन लगा रहे हैं वो डायरेक्ट लेबर है, वो प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है, वो प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? अच्छा, ये अगर हेल्पर से वो लगवा रहा है तो हेल्पर डायरेक्ट लेबर है। वो जो प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, जो प्रोडक्ट के साथ कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट कर रहा है, वो डायरेक्ट लेबर है, किसी न किसी दर्जे में हो। ठीक है, क्लियर? ये तो सोफा हो गया ना, इसको जरा मशीन में ले जाओ। अब मशीन में हेल्पर जो है वो मशीन को नहीं छेड़ेगा, इंजीनियर ही मशीन को संभल कर रहा होगा। तो जितने इंजीनियर होंगे हर एक सेक्शन के, वो अलग अलग डायरेक्ट लेबर में होंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, और कोई सवाल यहाँ तक? अब यहाँ से जो हमें याद रखने वाली चीज़ है वो नोट, ये नोट याद रखने वाली चीज़ है। बिजनेस की टोटल कॉस्ट में कौन कौन आएगा? प्रोडक्ट और, हाँ, फिर प्रोडक्ट कॉस्ट में कौन आएगा? अब हम स्पेसिफिक होते जाएंगे, अब हम जर्नल से बहुत स्पेसिफिक होते रहेंगे। क्लियर हो गया? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और एफओएच। मैंने आपको 3 बताए थे, याद होगा कि प्रोडक्ट कॉस्ट में कौन होता है? मटेरियल, लेबर और एफओएच। तो आप कहेंगे सर आपने तो मटेरियल कहा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल है। तो बच्चों इनडायरेक्ट मटेरियल एफओएच के अंदर छुपा ना। तो इनडायरेक्ट मटेरियल एफओएच में, डायरेक्ट मटेरियल बाहर नजर आ रहा है, डायरेक्ट लेबर बाहर नजर आ रही है, और इनडायरेक्ट लेबर तो एफओएच होता है, और डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर आ गया। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, और एफओएच में इनडायरेक्ट मटेरियल भी है, इनडायरेक्ट लेबर भी है, और फैक्ट्री के सारे खर्चे भी हैं। इन चारों को मिला लें तो ये मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट बनती है। लेकिन आपको ज्यादातर क्या नजर आएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट और एफओएच नजर आएगा। ये बहुत कम नजर आएगा, ये आपको बहुत कम नजर आएगा। लेकिन हमने पढ़ना है, नॉलेज में तो हो हमारे पास, आए या ना आए, आए तो हमें पता हो। डन जी। फिर इनमें से प्राइम कॉस्ट आती है। प्राइम कॉस्ट कहते हैं मेन कॉस्ट, जैसे कहते हैं प्राइम लोकेशन है, मेन लोकेशन है, अच्छी लोकेशन है। तो प्राइम कॉस्ट मीन सारी कॉस्ट में से जो कीमती कॉस्ट है। प्राइम कॉस्ट क्या है? जिसको हमने देखकर फैसले करने हैं, वो 3 कॉस्ट है, मटेरियल डायरेक्ट, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके ऊपर फैसला करना है। बात समझ आ गई? क्लियर? कपड़ा कितना है, इसके ऊपर फैसला करना है। कपड़े बनाने के लिए वो पैसे कितने लगा, इसके ऊपर फैसला करना है। ठीक है, बाकी धागे शागे के ऊपर फैसले करने हमने, उनके ऊपर फैसले नहीं करने। फिर एफओएच कौन है? हाँ, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और ये हमें ऊपर याद है, मैंने कहा था एफओएच होता ही इनडायरेक्ट कॉस्ट है, अगर आपको याद हो तो ये ऊपर लिखा हुआ है। एफओएच तो होता ही सारा इनडायरेक्ट है। तो इसमें मटेरियल का भी इनडायरेक्ट आ जाएगा, इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल का भी आ जाएगा, इसमें इनडायरेक्ट लेबर के भी आ जाएगा, और अपने तो इनडायरेक्ट खर्चे तो आएंगे इसमें, लेकिन सिर्फ फैक्ट्री रिलेटेड, हेड ऑफिस रिलेटेड नहीं आएंगे। हाँ, वो तो नॉन प्रोडक्ट में निकल जाएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की एग्जांपल ढेरों एग्जांपल्स है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की एग्जांपल फैक्ट्री ओवरहेड में देख लेते हैं। मटेरियल और लेबर के अलावा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, मशीनें डेप्रिसिएट होंगी, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री का रेंट इनडायरेक्ट है, बिजली का बिल इनडायरेक्ट, गार्ड होगा, गार्ड को सैलरी दे रहे होंगे इनडायरेक्ट, स्वीपर होगा, सफाई वगैरह कर रहा होगा, वो क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल की भी एग्जांपल दे देते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल की एग्जांपल क्या होगी? थ्रेड हो गया, ग्लू हो गया। और इनडायरेक्ट मटेरियल की एग्जांपल सोचें, हमारे पास मशीनें हैं, हम आपको पता है मशीनों को ऑयल देना पड़ता है, वो खुश्क हो जाती है ना, उनकी हमने ऑयलिंग की। तो अब बताएं ऑयल इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट मटेरियल है? ये ऑयल एक मटेरियल है, लेकिन कौन सा? इनडायरेक्ट। ये मशीनों के इस्तेमाल में होना, ये प्रोडक्ट शर्ट को ऑयल नहीं देना हमने, मशीनों को ऑयल देना। ठीक है, अच्छा, और इनडायरेक्ट मटेरियल की एग्जांपल माइंड में आती हो, जो मटेरियल हो लेकिन इनडायरेक्ट हो, डायरेक्ट ना हो। बर्गर बनाने में जो ऑयल यूज होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल है। वेल डन, ठीक है।
मशीन के स्पेयर पार्ट्स इनडायरेक्ट मटेरियल हैं, नहीं फैसला करना पड़ेगा। अगर तो मशीन का पार्ट रिपेयर हो गया तो ये रिपेयरिंग एक्सपेंस में आएगा, रिपेयरिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है। अगर मशीन का पूरा पुर्जा चेंज हो गया और उस पुर्जे से उसकी लाइफ बढ़ गई, उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, कैपेसिटी बढ़ गई, फिर आपने इंट्रो में पढ़ा हुआ है, दैट्स अ कैपिटलाइज्ड, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, वो कैपिटलाइज होगा, यानी कि वो एसेट के कॉस्ट में ऐड होगा। डेप्रिसिएशन जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। हाँ, उसकी डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगी। और इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या आ सकता है बच्चों, वो जो हमने खरीदा होगा वाइपर खरीदा होगा, झाड़ू भी चाहिए होगा ना फैक्ट्री को साफ करने के लिए, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। जो क्लीनर खरीदा होगा, क्योंकि क्लीनर के सर्फ वगैरह कोई केमिकल वगैरह खरीदा होगा, ठीक है, वो क्या है जी, इनडायरेक्ट मटेरियल। डन जी, क्लियर। अच्छा जी, फिर लास्ट में हम एक पढ़ते सादे, ये देख तेरे सामने, ये देख ये देख ये देख ये देख, मैं जूम करता हूँ, नहीं ये देख ये देख जरा, यही दो है सर। हाँ यही तो है, बस यही तो है, इसके अलावा कोई नहीं। लिखी हुई है, तो क्या लिखेगा, लिखेगा तो क्या लिखेगा, और इसको क्या लिखेगा तू, ये लिखी हुई है, बस दो नज़रों का इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह, और इसको दिमाग में बात को उतार लेना है। जो भी मैं पढ़ाऊँगा सब कुछ मैंने लिखा हुआ आप लोगों के लिए, बस आप लोगों ने क्या करना है, मेरी बातों को सुनना है और घर जाके क्या करना है जी, रिवाइज कर लेना, ठीक है जी। चलें जी, लास्ट में हमारे पास एक कंसेप्ट आ गया कन्वर्जन कॉस्ट। क्या जी, कन्वर्जन। अच्छा, इस सब कुछ ना फौरन आनन फानन आपके दिलो दिमाग में नहीं उतरेगा, अभी कुछ बातें आप सीखेंगे, कुछ बातों का लिंक नहीं बन रहा होगा, अब उस तरीके से पहुंच नहीं रहे होंगे। जब आप घर बैठ के खुद से ये पढ़ेंगे ना, और खुद से देखिए यार मटेरियल क्या होता है, जब खुद से सोचेंगे, ये ट्रू लर्निंग होती है। मेरे साथ सोचने में मैं टाइम कम देता हूँ, जल्दी फैसले करता हूँ, भाई मटेरियल आ गया, लेबर आ गई, ये हो गया, आप कहते हैं हाँ सर आ गया जी, ठीक है सर, सही, ये भी सही हो गया। ये सही वाली आपकी ट्रू लर्निंग हो रही है, पर ये ट्रू लर्निंग नहीं है। ट्रू लर्निंग कब होगी, यानी कि चीजें, कंसेप्ट कब डिवेल्प होगा, असल में अभी डिवेल्पिंग में, ये डिवेल्पिंग फेज है। डिवेल्प्ड कब होगा, जब घर बैठे खुद इसके ऊपर गौर फिक्र करेंगे, जब खुद कहेंगे अच्छा मटेरियल ये होता है, लेबर ये होता है, फैक्ट्री एक्सपेंस ये होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये होता है, जब आप खुद को ओके करेंगे ना, इसका मतलब हाँ अब आपका कंसेप्ट आ गया, बस समझ आ रही। और अगर आप घर जाके नहीं पढ़ेंगे तो जो कंसेप्ट पक्का करने का वक्त था वो आपने टाल दिया, अब नया कंसेप्ट आपके दिमागों में आ गया, अब दिमाग पिछले वाले कंसेप्ट को नहीं पक्का तैयार कर सकता। इसलिए जो भी पढ़ाऊंगा रोज जाके आधा घंटा, फिलहाल अभी भी आधा घंटा दे दें, बहुत है। क्लियर। फिर डायरेक्ट लेबर और एफएच, डायरेक्ट लेबर और एफएच इन दोनों को क्या कहते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट। ये बड़ा कीमती है कन्वर्जन कॉस्ट, ये आगे इंशाल्लाह हम टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग, पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे, याद है, प्रोसेस कॉस्टिंग जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। प्रोसेस कॉस्टिंग हमारे पास चैप्टर एक प्रोसेस कॉस्टिंग, वहां पर हम कन्वर्जन कॉस्ट का भरपूर इस्तेमाल, वहां पर चलती कन्वर्जन कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर और एफएच को कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं कन्वर्जन, इसी को क्यों कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट, क्योंकि ये कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में। रॉ मटेरियल कपड़ा, कपड़े को शर्ट में कौन कन्वर्ट करेगा, ये दोनों हजरात मिलके करेंगे ना। क्या करेंगे, डायरेक्ट लेबर कपड़े को वेलकम करेगी, कपड़ा पकड़ेगी और एफएच की मदद से शर्ट बना देगी। सो दैट्स व्हाई डायरेक्ट लेबर और एफएच को कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट मीन जो कन्वर्ट करती है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में। क्या ऊपर वाली मंजिल को बात समझ आई, कोई परेशानी। इनडायरेक्ट लेबर नहीं लिखी हुई शहजादे, ये लिखी हुई है, एफएच में इनडायरेक्ट लेबर है, एफएच में इनडायरेक्ट लेबर भी है, एफएच में इनडायरेक्ट मटेरियल भी है, एफएच में फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस हैं, सारे एक्सपेंसेस। ये चैप्टर नंबर 1 में डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको तस्वीरों के साथ। एफएच में कौन है, चले हल्की सी ज़ियारत करवा दूं, हल्की सी ज़ियारत करवा दूं, हल्की सी ज़ियारत करवा देता हूँ, हल्की सी नन्ही मुन्नी सी ज़ियारत करवा देता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ी सी तसल्ली हो जाए एफएच के बारे में। ये आपको तस्वीर के साथ करवाऊंगा, चैप्टर नंबर 1 में मैं पढ़ाऊंगा आपको ये वाली, ये 3 कमरे आपको फैक्ट्री के दिखाऊंगा। ये मटेरियल, ये है फैक्ट्री, ये फैक्ट्री एक्सपेंस, ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, ये दैट इज कॉल्ड, ये चैप्टर 1 में आपको एक्सप्लेन करूंगा, दोबारा से मैंने एक्सप्लेन करना अभी, तो चीज़ें बहुत बार रिपीट होंगी, बिल्कुल पक्की हो जाएंगी। तो ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कौन होगा जी,
ये से फैक्ट्री में कौन होगा? डायरेक्ट लेबर, ये भी फैक्ट्री में होगा क्योंकि डायरेक्ट लेबर है, इसको हम सेपरेटली हाईलाइट करते हैं। फिर इनडायरेक्ट लेबर में गार्ड, सुपरवाइजर आ जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गया, मशीनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीनरी की, फैक्ट्री की, सो दैट्स अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री का रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन, अगर अपनी फैक्ट्री है तो डेप्रिसिएशन होगी, और अगर किराए की फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का रेंट, ये एफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एसेट की इंश्योरेंस, जनरेटर फ्यूल, ऑल अदर फैक्ट्री कॉस्ट, ये सारी एफ हो जाएगी। फिर कन्वर्जन कॉस्ट है, यहाँ पे डायरेक्ट लेबर है, इस वाले कमरे में कौन है? ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन है? नीले वाला डायरेक्ट लेबर, और ये सारे वाले कौन है? एफ डायरेक्ट लेबर और एफ इनको क्या कहते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर और एफ को क्या कहते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट। क्यों? क्योंकि ये मटीरियल को कन्वर्ट करेंगे फिनिश गुड में। हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे जब चैप्टर नंबर 1 में दोबारा जाऊंगा मैं, इस बात और पक्की हो जाएगी। बात समझ आ रही है? इसे तसल्ली रखनी है, कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ताला मोर देन आपके पक्के हो जाएंगे, प्रोवाइडेड जो मैं करवाऊं आप लोग वो कर लें। तो जो मैं पढ़ाऊंगा बच्चों को घर जाके रिवाइज करना बड़ा ज़रूरी है, वरना बाउंसर जाएगा। क्योंकि इसमें ना कोई लॉ नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है जो हमें रिस्ट्रिक्ट कर दे। चेंजेस इन इक्विटी बनाना है, उसके पेट फॉर्मेट है, हिल नहीं सकते वहाँ से आप। इंटरन डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड की कैलकुलेशन करनी है, बोनस की, राइट इश्यूज की, बोनस की कैलकुलेशन करनी है, हिल नहीं सकते। जो रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग चलना। बात समझ आ रही है? यहाँ पे कोई रूल नहीं है, तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट के सहारे चलना है। तो कंसेप्ट अच्छा, जिस मर्जी डायरेक्शन में आंसर लिख लो वो सही निकलेगा आंसर। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाली एग्जांपल में दी थी, लास्ट रिसेंट टाइम में क्लास में मेरा स्टूडेंट था, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बच्चा था, पेपर भी माशाल्लाह उसका भी अच्छा हुआ, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पास हो ही जाएंगे, बाकी भी इंशाल्लाह सारे पास हो जाएंगे। तो वो जो भी सोल्यूशन बनाता वो मेरे सोल्यूशन से डिफरेंट होता था। कहता सर आंसर मेरा आ जाता था लेकिन मैंने इस तरह से किया था, वो होमवर्क में देता था, उसके बाद मैं खुद अपना सोल्यूशन डिस्कस करता था, डिफरेंट होता था मेरा, लेकिन दोनों के आंसर मैच करते थे। तो मैंने कहा कैसे करता है? कहते सर जो आपने कॉन्सेप्ट दिए हैं बस उसी को मैं फॉलो करके लिखता रहता हूँ, एंड रिजल्ट मेरा सेम आ जाता है। मैंने कहा यार कितनी बड़ी माशाल्लाह अचीवमेंट है। वरना बच्चा कहता है यार जो टीचर ने कराया बस उसी को फॉलो, उसी फॉर्मेट को फॉलो करके मैंने भी इसी पैटर्न में चलना है। वो खुद से कॉन्सेप्ट की बेसिस के ऊपर चलता था, डिफरेंट रास्ते से होते होते आंसर सही आ जाता था। तो बिल्कुल 100% वर्किंग सही, एक्यूरेट है। क्लियर है? इसी तरह जितना हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा होगा उतना ना आंसर लिखने में आसानी होगी, और जितना कॉन्सेप्ट वीक होगा उतना आंसर लिखने में बड़ी परेशानी होगी। अब रट्टा लगाएंगे, सोचेंगे यार अच्छा इसके बाद पता नहीं क्या लिखना था, वो भूल ही गया मुझे, आगे नहीं चल पाएंगे। कॉन्सेप्ट होगा आप खुद से चीज़ों को सेट करके आगे निकल जाएंगे। चलेंगे आगे, चलेंगे। तो बिजनेस कॉस्ट कैलकुलेट हो गई, प्रोडक्ट कॉस्ट का पता चल गया, प्राइम कॉस्ट, एफओएच, और यहाँ से कन्वर्जन कॉस्ट। इन पांचों कॉस्ट के बारे में मुझे कंफर्म कर दें जरा, क्या ये पांचों कॉस्ट आपको समझ लग गई? चलो जी, बिजनेस कॉस्ट, उसके बाद प्रोडक्ट कॉस्ट, उसके बाद प्राइम कॉस्ट और एफओएच कॉस्ट। क्लियर? अच्छा, अब आप लोगों को एक एक्टिविटी होमवर्क के लिए दूंगा, ये आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है? ये मैं नहीं करूँगा। टोटल कितने सवाल हैं? 30 सवाल है। इन 30 सवालों में करना क्या? प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है जी, स्वीट केक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जी, केक बनाने वाली कंपनी है, और वो कुछ फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सपेंसेस कर रही है। इन एक्सपेंसेस को करना कैसे, कैसे कैटेगराइज करना है? नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे आप, यहाँ पे मैंने तीनों को ओवरऑल एक्सपेंस की कैटेगरीज बनाई है। सबसे पहले आप एक ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, बाय फंक्शन का सिलेक्शन करेंगे कि वो प्रोडक्ट है या नॉन प्रोडक्ट है। अगर आपको लगेगा प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को टिक कर देंगे। अगर आप प्रोडक्ट को टिक करेंगे तो प्रोडक्ट में फिर या वो डायरेक्ट मटेरियल है, या वो डायरेक्ट लेबर होगी, या तो वो एफओएच होगा। फिर आप ये करेंगे, फिर क्योंकि वो प्रोडक्ट कॉस्ट है, फिर बाय नेचर के लिहाज से देखेंगे वो डायरेक्ट आ रही है या इनडायरेक्ट आ रही है। ठीक है, क्लियर? अब एक मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक दो मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले 5 में से बताएं किसको करूं? पहले 5 में से देख लो, पहले 5 में से कोई एक सिलेक्ट कर लो। पहले वाले, चलो पहले वाले करता हूं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ऑयल है, ऑयल के ऊपर खर्चा किया, यूज टू लुब्रिकेट प्रोडक्शन मशीन, तो मुझे पता चल गया, सो दैट्स अ प्रोडक्ट कॉस्ट है। पता चल गया प्रोडक्ट कॉस्ट, फंक्शन के एतबार से मैंने सिलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट कॉस्ट। अब एलिमेंट के लिहाज से देखें, ये जो ऑयल है
ये डायरेक्ट मटेरियल है या डायरेक्ट लेबर है या FOH है? तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। अगर इनडायरेक्ट मटेरियल है तो फिर ये FOH में जाएगा, और FOH का मतलब है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ये ऐसे आप करेंगे फिलअप। क्लियर है? तो आप यहाँ पे आएंगे, आप लिखेंगे प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल तो FOH में जाएगा, और FOH तो होता ही इनडायरेक्ट कॉस्ट। चलें एक और करता हूं मैं। अब 10 से 15 के दरमियान में कोई एक देखें, 10 से 15 के दरमियान में देख लें कोई एक। 10 और 15 के दरमियान में कोई एक देख लें जी। 19, 10 से 15 के दरमियान में 19, चले 19 कर लेता हूँ, 19 वाला करता हूँ जी, 19 वाला कर रहा हूँ। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ प्रिंटर इन फैक्ट्री लिखा हुआ है, फैक्ट्री लिखा हुआ है ना, ना ना फैक्ट्री लिखा नहीं हुआ, इसका मतलब नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट है, और नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट तो होती ही इनडायरेक्ट कॉस्ट है। लो ये आसान था। 19 वाले पे यहाँ पे जाऊंगा, तो 19 वाला दैट इज द नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट, और अगर नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट है यहाँ पे कुछ नहीं आना, और ये वाला कौन था यार, इनडायरेक्ट कॉस्ट राइट वाला, तो ये आ जाएगा ऐसे करके इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये ऐसे चलेगा बस। ठीक है, खैर मैं इसके ऊपर ऐसे लिख दूंगा ताकि आपको पता चले। चलें जी, 20 से 30 तक एक और बता दें, एक और कर देता हूं मैं आपको, आपकी मर्जी का। 30 आसान था। रोड टैक्सेस फॉर डिलीवरी व्हीकल है, क्या ये फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन रही है, बन के बाद डिलीवर हो रही है? तो भाई ये तो नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट है, और नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट तो होता ही इनडायरेक्ट कॉस्ट है। लो जी, ये तो आसान था, नन्ना मुन्ना सा था। चलो अच्छी बात है, आप लोगों ने मेरे लिए आसानी कर दी। ठीक है जी, सही है जी, बाकी आप लोग सारा कर लोगे ऐसे। अच्छा, इससे आपकी ना प्रैक्टिस हो जाएगी कि कौन प्रोडक्ट है कौन नॉन प्रोडक्ट है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और FOH की, और इनडायरेक्ट डायरेक्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी आप। डन जी, ये आपका होमवर्क में आएगा, ये कल कंप्लीट कर लेना। ठीक है जी। अच्छा, वो फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री खर्चा FOH में आएगा, हाँ वो नॉन प्रोडक्ट में आएगा, क्योंकि हेड ऑफिस में चीज़ें बन नहीं रही ना, बन तो फैक्ट्री में रही हैं, तो फैक्ट्री का ताल्लुक प्रोडक्शन कॉस्ट से, हेड ऑफिस का ताल्लुक नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट से। क्लियर? कॉस्ट क्लासिफिकेशन ये कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह, फिर मेरे ख्याल में ख़त्म हो जाएगा हमारा आज का सारा सबक। कॉस्ट क्लासिफिकेशन आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ी हुई है, कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ी हुई है, चैप्टर नंबर 4 में फर्म थ्योरी में पढ़ी हुई है आप लोगों ने। ठीक है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन जी, तो इसलिए मेरी ज़्यादा टेंशन इसमें होने वाली नहीं है। सबसे पहले देखते हैं जी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या है आपको बताइए? ऐसी कॉस्ट जिसका एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। चीज़ें बनाऊं तब भी फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहती है, चीज़ें ना बनाऊं तब भी फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। तो फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच डू नॉट चेंज इन टोटल ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल, and per unit fixed cost decrease with the increase in volume। वॉल्यूम का मतलब है कि प्रोडक्शन वॉल्यूम। ठीक है, फिक्स कॉस्ट हैज रिलेशन विद टाइम पीरियड नॉट एक्टिविटी। फिक्स कॉस्ट का ताल्लुक वक्त के साथ है, एक्टिविटी के साथ ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आ जाए, मैंने 50,000 का रेंट दे रहा हूँ, यहाँ पे 50,000 का रेंट दे रहा हूँ, कोई चीज़ें ना बनाऊँ तभी 50 का रेंट जाएगा, एक चीज़ बनाई तब भी 50,000 का रेंट जाएगा, 100 चीज़ें बनाऊंगा तब भी 50 का रेंट जाएगा, और 1000 चीज़ें बनाऊंगा तब भी 50 का ही रेंट जाएगा। सो दैट इज़ द फिक्स कॉस्ट टोटल में। लेकिन जैसे जैसे यूनिट में बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे यूनिट में ज़्यादा प्रोड्यूस करूंगा, आपको पता है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में कम होता जाता है। इसके ऊपर यकीन है क्या मैं न्यूमेरिकली बता दूं आपको? क्लियर है? नहीं यकीन तो मुझे बताते रहना, क्योंकि मैंने तो 10 सेकंड में कर देना इसको। अच्छा मैं कर ही देता हूँ, समय लग जाती है? नहीं लगती ना, नहीं लगती, हाँ बस ठीक है, बस नहीं लगती, मुझे जल्दी से बता दें सर नहीं लगती तो करवा दें। जिस दिन में आपने हाँ ना करनी है ना, मैंने सॉल्व करके आगे चले जाना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में डिक्रीज कैसे होता है? ठीक है, हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे यूनिट्स,
यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी दैट इज द टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, और ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ही आपके पास एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है। यही आपका क्या होता है जी, AFC, एवरेज फिक्स कॉस्ट यही होता है। ठीक है जी, आपने कोई यूनिट नहीं बनाया, टोटल फिक्स कॉस्ट 50,000 का रेंट देना पड़ेगा, एवरेज कुछ भी नहीं आया उसका। एक यूनिट बनाया, किराया फिर भी 50,000 जाएगा, इसका एवरेज कैसे आएगा, एक यूनिट का 50,000 है, एक यूनिट बनाया, इसको एक पर डिवाइड कर दूंगा तो 50,000 ही इसका एवरेज आ जाएगा। 10 यूनिट बनाऊंगा तो किराया तो 50,000 ही रहेगा, लेकिन अब 50,000 बनाए, टोटल था 10 यूनिट बनाए, अब ये 10 पे डिवाइड होंगे तो ये 5,000 के फिक्स कॉस्ट पर यूनिट रहेगी। और अगर मैं यूनिट 100 बनाऊंगा तो टोटल तो सेम रहेगा, लेकिन अब पर यूनिट 500 आ जाएगा। तो चेक करें, जैसे जैसे यूनिट बढ़ाता जा रहा हूँ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती जा रही है। तो ये ग्राफ यही कह रहा है आपको। क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है। इसका मतलब क्या, यहाँ से डिसीजन मेकिंग क्या, जिस बिजनेस की फिक्स कॉस्ट है उसको चाहिए ज़्यादा यूनिट बनाए ताकि उसकी फिक्स कॉस्ट कम होती रहे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या फिक्स कॉस्ट की जी, रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस का ताल्लुक प्रोडक्शन से है जी, रेंट एक्सपेंस का ताल्लुक प्रोडक्शन से है, सैलरी का ताल्लुक प्रोडक्शन से है, प्रोडक्शन से है, यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा करूँगा सैलरी कम देनी पड़ेगी जी। जो लेबर सैलरी ले पर मंथ चल रही है, पर मंथ सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर जो सैलरी ले रहा है, तो चीज़ें ना भी बने तो वो पूरे महीने की सैलरी लेगा वो तो। वो वेजेस होती हैं, वो वेजेस होती हैं, डायरेक्ट वेजेस, वो डायरेक्ट वेजेस वेरिएबल होती हैं। ठीक है, ये सैलरीज हैं सुपरवाइजर की, सैलरीज पर मंथ होती हैं फिक्स नेचर की, वेजेस जो हैं प्रोडक्ट वाइज होती हैं। ठीक है, वो इंशाल्लाह यहाँ पर आ जाएगा। ये देखो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यहाँ पे आ जाएगा वेजेस। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम कॉस्ट चेंज नहीं होती है, एडमिन कॉस्ट इसका ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं है, हमने कोई लोन लिया हुआ उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस जा रहा है, उसका ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं। सो दैट्स अ फिक्स कॉस्ट, यहाँ तक कोई मसला। सेकंड हमारे पास आ जाती है जी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का ताल्लुक डायरेक्ट प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन ज़्यादा, वेरिएबल कॉस्ट और बोलो ना और ज़्यादा ज़्यादा, जितनी प्रोडक्शन ज़्यादा, और भाई जितनी रोटियां ज़्यादा बनाऊंगा उतना आटा ज़्यादा चाहिए होगा ना। हाँ, रोटियां ज़्यादा बनाएंगे आटा ज़्यादा चाहिए होगा, सीधी सी बात है। आउटपुट ज़्यादा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा, यस और नो। और अगर आउटपुट कम है, चीज़ें कम बनानी है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम। देखो जितनी ज़्यादा रोटी बनानी है उतना ज़्यादा आटा चाहिए होगा, कम रोटी बनानी है तो कम आटा चाहिए होगा, कम मटेरियल चाहिए होगा। शर्ट ज़्यादा बनानी है, ज़्यादा कपड़ा चाहिए होगा, बात समझ आ रही है। आउटपुट ज़्यादा, शर्ट ज़्यादा बनानी है तो ज़्यादा कपड़ा चाहिए होगा, ज़्यादा लेबर चाहिए होगी। कम शर्ट बनानी है तो कम कपड़ा चाहिए होगा, कम लेबर चाहिए होगी, सीधी सी बात, यस और नो। और अगर आउटपुट ही नहीं है, अगर आउटपुट ही नहीं है, चीज़ें बनानी नहीं है, तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी। आपने रोटी नहीं बनानी है, आपने रोटी नहीं बनानी है, फिर भी वेरिएबल कॉस्ट आएगी। रोटी नहीं बनानी है तो आटा लेंगे आप, रोटी नहीं लेनी तो आटा क्यों लेना है, लेबर ले लेंगे, रोटी नहीं बनानी नहीं लेंगे। तो अगर आउटपुट जीरो है, प्रोडक्शन नहीं करनी, तो वेरिएबल कॉस्ट टोटल में जीरो आ जाएगी। डन, समझ लगती है। एग्जाम्पल से करवा दूं, एग्जाम्पल से करवाता हूँ। एक यूनिट बनाने के ऊपर 10 रुपये लगते हैं, एक यूनिट को बनाने के लिए 10 रुपये लगते हैं। 2 यूनिट को बनाने के ऊपर कितना लगेंगे, 3 यूनिट को बनाने के ऊपर कितने पैसे लगेंगे, 30 लगेंगे। तो देखो यूनिट बढ़ते जा रहे हैं, टोटल कॉस्ट बढ़ती जा रही है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम रहता है, पर यूनिट में सेम रहता है। ये देखो और से बात देखना, और से बात देखना, ये जो पहला यूनिट है कितने का बना, 10 का यूनिट, 10 का बना। दूसरा यूनिट चेक करें कितने का बना, वो भी देखो 10 का ही बना। तीसरा यूनिट कितने का बना, वो भी देखो 10 का ही बना। इसका मतलब पर यूनिट 10 का बन रहा है। तो वेरिएबल कॉस्ट की जो नेचर होती है वो पर यूनिट में होती है, वो टोटल में नहीं होती है। वेरिएबल कॉस्ट की नेचर क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट को हमेशा हम पर यूनिट में देखते हैं। मिसाल के तौर पर हम जब पेट्रोल डलवाते हैं, 1 लीटर पेट्रोल का रेट पूछते हैं, भाई 1 लीटर कितने का, उसने कहा 300 का,
अब 5 लीटर डलवाएं तो मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, 10 करना है मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, 15 करना मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, 2 करना मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। आपने सेब खरीदने हैं तो क्या कहते हैं 10 किलो सेब कितने के, आप कहते हैं यार किलो कितने का, तो किलो का रेट होगा। अब उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बदल जाएगा, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर बदल जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में रहता है, उसको जिस जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो बदलता 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 रहेगा। इसलिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट जो हमेशा पर यूनिट में रहती है वो हमेशा हम पर यूनिट में कैलकुलेट करते हैं। टोटल कॉस्ट को पर यूनिट में देखते ही नहीं है, टोटल कॉस्ट को पर यूनिट में नहीं देखते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई ए यूनिट बनाने का बताओ रेंट क्या है, हो गया भाई पूरे बिल्डिंग का पूरे महीने का रेंट बताओ क्या है। तो फिक्स कॉस्ट को हम पर यूनिट में नहीं देखते, उसको टोटल में देखते हैं, जबकि वेरिएबल कॉस्ट को हम पर यूनिट में देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसको जितने यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे वो उतनी बढ़ जाएगी। यूनिट ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा, यूनिट कम वेरिएबल कॉस्ट कम। मिसाल के तौर पर सिंपल इज दैट कि पर लीटर पेट्रोल कितने का है, 300 रुपये पर लीटर। अगर मैंने लिखा हुआ 300 रुपये पर लीटर, मैं आपसे पूछूं मुझे रिकॉग्नाइज करके बताओ कि ये मेरे पास फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है, तो आप कहेंगे सर ये वेरिएबल कॉस्ट है। मैं कहूंगा क्यों? आप कहेंगे सर ये देखें 300 रुपये पर लीटर है, ये वेरिएबल इसलिए है क्योंकि अगर ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाए तो ये 600 हो जाएगा, अगर ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाए तो ये 900 हो जाएगा। ये फिक्स नहीं है। बात समझ आ रही है? क्योंकि 2 के आने से 600 बन गया, 3 के आने से 900 बन गया। फिर मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा फैक्ट्री का रेंट 50,000 है, बताएं ये फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है। मुझे ये बताएं 2 यूनिट बनाऊं या 3 यूनिट बनाऊं या 1000 यूनिट बनाऊं, ये चेंज होगा? ये हो ही नहीं रहा चेंज। बात समझ आ रही है? तो फिक्स कॉस्ट हमेशा आपको नजर आएगा टोटल में, वेरिएबल कॉस्ट नजर आ जाएगा हमेशा आपको पर यूनिट में। तो पर यूनिट वाली चीज हमेशा बोलो ना वेरिएबल होगी और टोटल वाली हमेशा फिक्स होगी। ये सबसे बड़ी निशानी याद रखनी है। अगर ये याद रख लिया, अगर ये याद कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? और अगर ये भूल गए तो फिर रोते रहोगे, टकरे मारते रहोगे। तो पर यूनिट वाले पे कौन होगा? वेरिएबल। टोटल में कौन होगा? याद रहेगी मेरी बात? ओके ओके ओके। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, आपको पता है कि जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगी ये पर मीटर होगी, मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ मीटर पे निकल जाएगा, ये वेरिएबल बन जाएगा। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, प्रोडक्शन ज्यादा मटेरियल ज्यादा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यानी कि वेजेस, जितनी प्रोडक्शन ज्यादा उतनी लेबर ज्यादा, यानी कि उतनी उनको तनख्वाह ज्यादा, उतना ज्यादा काम करेंगे ज्यादा पैसे बनेंगे। फिर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड मिसाल के तौर पर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड क्या? मिसाल के तौर पर जितनी प्रोडक्शन ज्यादा उतना इनडायरेक्ट मटेरियल ज्यादा, है ना? तो ये वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है। बात समझ लग रही है? जितनी शर्ट ज्यादा उतनी धागा ज्यादा लगेगा, उतने बटन ज्यादा लगेंगे, उतनी बुकरम ज्यादा लगेगी। हाँ ये मेन चीज, बुकरम भी हमारे माइंड में आ गई, उतनी ज्यादा लगेगी। बात समझ आ रही है? क्लियर? हाँ ये वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, ये एफओएच है, ये एफओएच है, जिसमें मैंने कहा धागा, बुकरम और मैंने क्या कहा था? बटन हो गया। ये इनडायरेक्ट मटेरियल, और आपको पता है इनडायरेक्ट मटेरियल तो एफओएच होता है। मेरी बात समझ आ रही है? सेल कमीशन, सेल कमीशन, सेल कमीशन ये वेरिएबल, ये नॉन, हाँ ये नॉन प्रोडक्शन है। सेल कमीशन का मतलब क्या है? अब तो चीजों को बेचने का कमीशन मिल रहा है, ये नॉन प्रोडक्शन है, लेकिन वेरिएबल तो है, वेरिएबल तो है, ये भी वेरिएबल। एनी कॉस्ट चेंज विद वॉल्यूम, हर वो खर्चा जो वॉल्यूम के साथ चेंज हो रहा है। एनी कॉस्ट गिवन एज परसेंटेज ऑफ सेल, हर वो कॉस्ट जो परसेंटेज ऑफ सेल जिसका ताल्लुक सेल, क्योंकि सेल वेरिएबल चीज है, सेल वेरिएबल चीज। प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा सेल ज्यादा कर लूंगा, चीजें कम बनाऊंगा कम बेचूंगा। तो सेल प्रोडक्शन जो है ये वेरिएबल वाली चीज है। तो हर वो ताल्लुक, हर वो खर्चा जिसका ताल्लुक सेल से, क्योंकि सेल 1000 है, मान लो 10% ऑफ सेल लिखा मैंने, अगर सेल 1000 हो तो 1000 का 10% क्या बनेगा? 100। और अगर सेल 2000 हो गई, अब 2000 का 10% क्या होगा? 200। तो सेल बदल रही है, वो खर्चा भी बदल रहा है, तो वेरिएबल है ये। डन जी? लास्ट हमारे पास आ गया टोटल कॉस्ट, सो दैट्स अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मीन इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी होगा और फिक्स कॉस्ट भी होगा, दोनों के दोनों कॉस्ट शामिल होगी।
और इसका अगर ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ आपको पता है यहाँ से ओरिजिन से अबव बनता है, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपको पता है फिक्स कॉस्ट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या वेरिएबल कॉस्ट होता है। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को मिलाएं तो ये टोटल कॉस्ट बनती है, ऐसे करके हमारी। क्लियर? सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कौन सी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? ऐसी कॉस्ट होगी जिसमें कुछ हिस्सा फिक्स का होगा, कुछ हिस्सा वेरिएबल का। मिसाल के तौर बिजली का बिल, अब बिजली का बिल ना याद जलाए ना, पूरा महीना वो जो डीपी है ना, डीपी बॉक्स जो है उसको ऑफ कर दे, स्विच ऑफ कर दे, पूरे घर की बिजली बंद है। आपने कहा कि पूरा महीना हमने घर पे होना नहीं है, आपने कहा एक बल्ब भी नहीं जलाना, आपने डीपी बॉक्स ऑफ कर दिया, सारा स्विच ऑफ कर दिया, फिर भी इंशाल्लाह बिल आएगा आपको। बिल तो आएगा उसमें कि नहीं आएगा? उसमें जीरो बिल आएगा? नहीं, कोई मीटर का रेंट आ रहा होगा, कोई और फी आ रही होगी, कोई टैक्स आ रहा होगा, कुछ ना कुछ तो बरकत के तौर पे आपको 200-300 बिल भेजेंगे, कहेंगे भिखाली हाथ नहीं आना, भिखाली हाथ नहीं आना, कुछ ना कुछ तो बरकत के तौर पे हिस्सा अपना डालें, वो आपका फिक्स कॉस्ट है। डन जी। मान लो कि 300 रुपये आना ही आना है, अगर मैं 0 यूनिट भी जलाऊं तो वो जो 300 का वो फिक्स कॉस्ट होगा, बाकी जितने यूनिट ज़्यादा उतना बिजली का बिल ज़्यादा, सो दैट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। डन जी। अच्छा, ये हाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल याद रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा सेमी वेरिएबल होता है, ये फिक्स नहीं होता, ये वेरिएबल भी नहीं होता। इसमें यूनिट ज़्यादा, बिजली का बिल ज़्यादा, ये वाला हिस्सा वेरिएबल, और जो फिक्स गवर्नमेंट के वापडा के चार्जेस हैं दैट इज़ द फिक्स कॉस्ट। टेलीफोन चार्जेस, मोबाइल नहीं, आपको मतलब मोबाइल में बैलेंस ज़ीरो तो ज़ीरो कॉल, कोई कॉल नहीं होती, कोई खर्चा नहीं है। लेकिन लैंडलाइन की बात कर रहे हैं, लैंडलाइन की आपको पता है कि अगर लैंडलाइन फ़ोन है, तार वाला फ़ोन है, तो अगर आप कॉल ना भी करें फिर भी आपको पीटीसीएल वाले जो है वो बिजली का वो फ़ोन का बिल भेजेंगे। उन्होंने लाइन रिपेयरिंग का खर्चा डालना होगा, लाइन रेंट कोई डालना होगा, ठीक है जी, कोई सर्विस चार्जेस डालने होंगे, वो आपको फिर भी 200-150 जो भी बिल होगा वो आपको भेजेंगे। सो दैट्स अ फिक्स वन। तो टेलीफोन चार्जेस में वो जो फिक्स चार्जेस होंगे वो फिक्स होंगे, फिर जितनी कॉल ज़्यादा उतना बिल ज़्यादा आएगा। सो दैट्स अ वेरिएबल पार्ट। लैंडलाइन में कौन से वाईफाई चार्जेस? अच्छा इंटरनेट वो फिक्स है। उसका ताल्लुक एमबी के साथ नहीं है। अब जितने एमबी इस्तेमाल करेंगे उतना नेट का बिल ज़्यादा आएगा, ऐसा नहीं होता। जितने मर्जी एमबी इस्तेमाल करें कि नेट का बिल रिमेन सेम है फॉर द मंथ। और अगर आप 2 दिन नेट इस्तेमाल ना करें तो आप ये नहीं कहेंगे यार ऐसा कर 30 दिन में से 2 दिन तो मैंने नेट इस्तेमाल नहीं किया है, 2 दिन नेट नहीं आया तो 2 दिन के पैसे नहीं दूंगा, वही पूरे पैसे दे, पैसे नहीं आए। क्लियर? इस तरह सेलमैन की बेसिक सैलरी, जो बेसिक सैलरी क्या होगी? फिक्स होगी। जो कमीशन क्या होगा? ये वेरिएबल होगा, और बेसिक सैलरी फिक्स होगी। डन जी, समझ लगी? अच्छा जी, लास्ट में स्टेप फिक्स कॉस्ट है, ये पढ़ लेते हैं फिर हमारा कॉस्ट बिहेवियर खत्म हो जाएगा। स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या होती है? प्रोडक्शन ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, इसका पूरा नाम ये होता है, क्योंकि सॉरी प्रोडक्शन ओवरहेड। एफओएच पढ़ लिया। एफओएच में 2 तरह के एफओएच होते हैं, एक फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड में ये आ जाता है, ये वाले फिक्स ओवरहेड में मशीन की इंश्योरेंस प्रीमियम, ये फिक्स ओवरहेड आ जाएगा। रेंट फिक्स ओवरहेड आ जाएगा। फिक्स ओवरहेड में रेंट, फैक्ट्री का रेंट आ जाता है। सीधी सी एग्जांपल ले लेता हूँ जरा, सादी फैक्ट्री का रेंट क्या है जी? फिक्स ओवरहेड है। डन जी। इसी तरह हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड भी होता है। वेरिएबल ओवरहेड में क्या आ जाएगा? वेरिएबल ओवरहेड में हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ये ओवरहेड है लेकिन वेरिएबल नेचर का, ये बदल जाएगा। मशीनें ज़्यादा, वेरिएबल ओवरहेड, मशीन बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, ये वेरिएबल ओवरहेड होगा। प्रोडक्शन ओवरहेड में इसको कहते हैं टोटल एफओएच। क्या कहते हैं? टोटल एफओएच। टोटल एफओएच में 2 एफओएच आ गए, एक फिक्स्ड ओवरहेड प्लस वेरिएबल ओवरहेड। डन जी। ये है प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट। प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट में टोटल एफओएच चाहिए, ये टोटल एफओएच। अगर प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट लिखी हो इसका मतलब है टोटल एफओएच, और इसमें 2 एफओएच होंगे, एक फिक्स वाला और एक वेरिएबल वाला। आपको पता है फिक्स वाला फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल वाला वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल बन जाएगी हमारे पास। यहाँ तक मसला। लास्ट में हमारे पास रह गया फिक्स कॉस्ट, स्टेप फिक्स कॉस्ट। स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या होती है? स्टेप फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो ना प्योर वेरिएबल होती है ना प्योर फिक्स्ड होती है।
लेकिन इसका ताल्लुक एक पर्टिकुलर रेंज के साथ है। जैसे वो पर्टिकुलर रेंज पूरी होगी आपकी कॉस्ट हाई हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आपने गोडाउन लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एसी बनाते हैं, हमने एसी के लिए गोडाउन लिया, ठीक है, और उस गोडाउन का हमने रेंट पे किया। मान लें उस गोडाउन में एग्जांपल मिसाल के तौर पर हम 100 एसी रख सकते हैं। कितने एसी रख सकते हैं? 100 एसी रख सकते हैं। और उस गोडाउन का किराया था 20,000। बात समझ आ रही मेरी? 20,000। इसका मतलब मैंने जब 50 एसी बनाए, मैंने कितने एसी बनाए? 50 एसी बनाए, तो ये 20,000 का किराया पे कर रहा हूँगा। मैंने कितने बनाए? 50 एसी बनाए, तो कितना किराया पे कर रहा हूँगा? बोलो ना यार। ये मैंने जनवरी में 50 बनाए, तो कितना किराया पे कर रहा हूँ? 20,000। फेब्रवरी आया, फेब्रवरी में मैंने 20 एसी और बना लिए, अब कितने हो गए? 70। तो फेब्रवरी का किराया कितना होगा? 20। बात समझ आ रही है? इसका मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है पर कॉस्ट ज़्यादा नहीं हो रही, इसका मतलब वेरिएबल नहीं है। पक्की बात हो गई। यस और नो? यस और नो? ओके। जनवरी, फरवरी, मार्च आया तो मैंने 30 एसी और बना लिए। कितने एसी हो गए? 100 पूरे हो गए। मार्च में किराया कितना दिया होगा? 20 दिया होगा। इसका मतलब जैसे 100 हुए, आपको पता है गोडाउन की कैपेसिटी पूरी हो गई। अब हमने कहा हम बेचेंगे इंशाल्लाह ताला जून के बाद, जब गर्मियां फुल सीजन होगी फिर इंशाल्लाह बेचेंगे, अभी हम नहीं बेच रहे। मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने क्या किया? एक और गोडाउन साथ वाला भी ले लिया। वो जो साथ वाला गोडाउन लिया उसमें आप फर्दर 100 एसी और रख सकते हैं। फर्दर जब 100 एसी और रख सकते हैं तो उसका भी किराया मान लो 20,000 है। बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये है कि आपकी जैसी ये स्पेसिफिक रेंज कंप्लीट हुई, आपने एक और गोडाउन ले लिया। जब एक और गोडाउन लिया तो आपने 20,000 इसका भी पे करना होगा, 20K इसका भी पे करना होगा। जब 20K इसका भी पे करना होगा तो ये वाला भी गोडाउन आपके पास आ गया। आ गया गोडाउन आपके पास? बात समझ आ रही है? अब आपने क्या किए? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का महीना आया। अप्रैल के महीने में मिसाल के तौर पर आपने 40 एसी बनाए। अब गौर से मुझे बताएं, सोच के मुझे बताना है, अप्रैल के महीने में किराया कितना जाएगा? 20,000 जाएगा या 40,000 जाएगा? इस अप्रैल में भाई 20 यहाँ तक का था, ये 20 एक और किराया ऐड हो गया। अब बच्चों यहाँ पे जो किराया जाएगा वो 20,000 नहीं जाएगा, 40,000। मैं 20,000 दूंगा ना, होगा भाई हेलो हाउ आर यू, 2 गोडाउन तुमने लिए हुए हैं, पहले वाले गोडाउन का किराया 20 और अब ये नया गोडाउन का इसका भी 20, 40,000 पे करेंगे। बात समझ आ रही है? अच्छा, अप्रैल, फिर मैंने अप्रैल के बाद क्या आया? मई। मई के महीने में मैंने 20 यूनिट बनाए, 20 एसी बनाए। अब किराया कितना जाएगा? 40,000 जाएगा। इसका मतलब अगर ये वेरिएबल होता तो 40 से जब 20 और बनाए तो ये किराया बढ़ जाता, इसका मतलब वेरिएबल नहीं है। ओके, अगर प्योर फिक्स होता तो जितने मर्जी यूनिट बनाओ, आपको पता प्योर फिक्स तो हिलता ही नहीं है, वो किराया पूरे साल का सेम रहता है। लेकिन स्टेप फिक्स कॉस्ट ऐसी है कि पर्टिकुलर रेंज के बाद ये स्टेप अप हो जाता है। ठीक है, जब ये वाला 40, 20 और 40 और कर लेते हैं, अप्रैल, मई, जून में 40, ये 100 पूरा हो गया। अब हमने क्या किया? एक और गोडाउन ले लिया। जब एक और गोडाउन ले लिया, तो यहां से 20,000 का किराया फर्दर अप हो गया। ये स्टेप फिक्स कॉस्ट होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर रेंज तक कॉस्ट सेम रहती है, उस पर्टिकुलर रेंज को क्रॉस जैसे ही करूंगा तो मेरी फिक्स कॉस्ट अप हो जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड स्टेप फिक्स कॉस्ट। ये कब होती है? नंबर 1, इन्फ्लेशन आ जाए। मान ले किराया था 20,000, तो हमने कहा 6 महीने बाद किराया रिवाइज होगा, साल के 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद 10% बढ़ गया, तो 6 महीने बाद स्टेप फिक्स कॉस्ट आ गई। और अगर पूरे साल कॉस्ट सेम रही है तो दैट इज द टोटल फिक्स कॉस्ट। देन सेकंड, क्रॉसिंग द रेलिवेंट रेंज। जैसे ये 100 की रेंज क्रॉस हो रही है, ये देखें 100 की रेंज क्रॉस हो रही है, मेरी फिक्स कॉस्ट पहले ये थी, इसमें 20,000 का स्टेप अप हो गया, 40 होगी, और 20,000 का स्टेप अप हो गया, अब ये कितनी हो जाएगी? यहाँ पे जाके 60K हो जाएगी, 60,000 हो जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड स्टेप फिक्स कॉस्ट, जो एक पर्टिकुलर रेंज के बाद अप हो जाती है। और अगर मैं जून तक की बात की है मैंने, अगर यहाँ पे मैं जुलाई से लेकर दिसंबर तक की बात करूं तो देखें इस पूरे एक साल के अंदर पहले 20 थी, उससे
अप होके 40 हो गई, उससे अप होके 60 हो गई। तो ये स्टेप फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि एक साल के अंदर ही फिक्स कॉस्ट बढ़ती जा रही है। और अगर ये प्योर फिक्स कॉस्ट होती, अगर ये प्योर फिक्स कॉस्ट होती तो ये 20,000 रहती फॉर द होल ईयर। जी, तो ये हमारे पास कॉस्ट बिहेवियर था, यहाँ तक पढ़ के रहेगा। और ये एक्टिविटी आप लोगों ने करके रहनी है कि वेरिएबल कॉस्ट अगर इंक्रीज हो जाए तो टोटल में उसका बिहेवियर क्या होता है। वेरिएबल अगर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है जी, इंक्रीज हो जाती है, और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम रहती है। डन जी, ये एक्टिविटी करके आनी है, एग्जाम्पल नंबर 1 करके आनी है। और आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 में आइडेंटिफाई करना है कि वेरिएबल कौन है, फिक्स कौन है, स्टेप फिक्स कौन है और सेमी वेरिएबल कौन है। इन चारों को आपने आइडेंटिफाई करना है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 में। और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 मैं कल आपको क्लास में ही करवा दूंगा। डन जी, क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक, कल इंशाल्लाह ताला हमारा चैप्टर नंबर 0 कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको ग्रुप में चाहिए तो यहाँ पे आप लिख लिया करें ना फौरन। मैं ग्रुप में कर दूंगा, लेकिन ग्रुप में इमेजेस आएंगी, और फिर जब बच्चे आगे आएंगे तो फिर वो इमेजेस नए वाले बच्चों को फिर नहीं मिलेगी, ये साथ साथ देखना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं मैं इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा, ठीक है, कर देंगे आपको। लेकिन कोशिश क्या करो, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो ऑन द स्पॉट आप खुद लिख लिया करो, ठीक है, वरना इंशाल्लाह हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।